शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस हिस्से में अभी हमें वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्या मैं इन लेक्चर्स को फिर से री रिकॉर्ड कर दूं, नया रिकॉर्ड कर दूं फिर से। तो मैंने गौर किया कि कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, बल्कि ये होगा इसमें कि शायद से मैं जो नेक्स्ट ये जो अभी मैं क्या करता हूं, किस चैप्टर को मुझे असाइन करना है, किसको मुझे री रिकॉर्ड करना है, ये मैं अपने लेक्चर देखने के बाद डिसाइड करता हूं कि तो मैंने गौर किया कि दीज लेक्चर्स आर क्वाइट रिलेवेंट, क्योंकि ये कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किए गए लेक्चर हैं और ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि एक होता है ना क्रिएटर, कोई जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो किस पैटर्न में रिकॉर्डिंग किया, तो मुझे लगा नहीं कि मैं इससे बेहतर और कर पाऊंगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बेहतर काम ये करते हैं, क्योंकि अभी जो चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हिस्सा अब शुरू हो रहा है वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म के एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि मैं और आप, हम तो एक टीम है बेटा, है ना, मैं और आप एक टीम है, तो हमारी टीम मिलकर चलती है। तो हम लेक्चर्स तो असाइन देखेंगे ये वाले, लेकिन हम एमसीक्यू करते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एकदम पक्का अप्रोच, पक्का पकड़ बन जाएगा हमारा। डीपीएस लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन डीपीएस लगाने के बाद मैं थोड़ी ना सामने आता हूं कि आपने सही किया कि गलत किया। यहां तो हम साथ मिलकर क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। टारगेट ये है कि हम जो अब जो रिमेनिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हिस्सा है उसमें हम कम से कम हर लेक्चर, हर चैप्टर में हम जो है 100 मोर देन 100 एमसीक्यू हम क्लास में लगा लें हम, ताकि हमारे दिमाग पर से टेंशन ही निकल जाए एमसीक्यू का। फिर हम डीपीएस लगाएंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ, टेस्ट में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी दूंगा, है ना। डीपीएस में कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो वहां गलती मत करना, लेक्चर देखना तो वहां गलती मत करना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं जो हर बार की तरह हम इस बार भी करेंगे, कि पहले मैं जाता हूं और मैं आता हूं। पहले आप लेक्चर देखो, ठीक है, पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे और बात करेंगे हम एमसीक्यू पे। थोड़ा बेटा देखो, एमसीक्यू और लेक्चर दोनों जोड़ने पर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बिलीव मी फायदा रहेगा इससे हमें ज्यादा सीखने मिलेगा बेटा, ठीक है ना। चलो, है ना। देखो मैं तो मेहनत करने तैयार हूं ना, मैं तो री रिकॉर्ड भी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर वो है जो मेरे कमांडोज के लिए बेहतर है, वो करना चाहिए हमको, ठीक है। तो वो करते बेटा। तो पहले लेक्चर देखो, फिर मैं दोबारा आता हूं और एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। मेरा सफर जारी है, मेरा सफर जारी है, मेरा जुनून भी भारी है। हार से मैं डरता नहीं, राह से मैं भटकता नहीं, अब जीत ही मेरी मंजिल है, अब जीत ही मेरी मंजिल है, क्योंकि मैं एक कमांडो हूं। वेलकम कमांडोज टू द बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में भी हमें वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की चैप्टर नंबर 19, 11th क्लास एनसीईआरटी, वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए बात कि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो जूलॉजी के नाम से एग्जाम के अंदर आता है, और आप मानकर चलेगा तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर मिलाकर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एमोनोटोलिक एनिमल क्या होते हैं, यूरोटैलिक क्या होता है, यूरिकोटैलिक क्या होता है, ठीक है। किडनी जो है वो किस प्रकार से जो है वो हमने इसके एक ब्रीफ रिव्यू देखा था। हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है किस प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं और कैसे उन्हें एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो पिछला लेक्चर जो है एक प्रकार से ओरिएंटेशन लेक्चर था, इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किया था। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे के, और कुछ मैंने आपसे एमसीक्यू किए थे, और उन एमसीक्यू के मैं आपको अब आंसर बतला देता हूं, के, और आपने सभी ने उनका आंसर बिल्कुल सही दिया, के। पहला क्वेश्चन था एनिमल रिक्वायरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए किनको सबसे कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो आपने सबने सही आंसर दिया, आंसर इज यूरिकोटैलिक, आंसर था इसका यूरिकोटैलिक, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन था, आपको मैच करने को मैंने कहा था, आपको कॉलम मैच करना है। कॉलम 1 में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन दे रखे, कॉलम 2 में एनिमल्स दे रखे थे। तो आपने कहा कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो फ्लैटवर्म के अंदर होती है, नेफ्रिडिया जो है अर्थवर्म में होती है, मेल्पिजियन टिब्यूल कॉकरोच में देखने मिलता है, और ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड जो हमको प्रॉन्स के अंदर देखने मिलती है। बिल्कुल सही उत्तर आपने बतलाया, ठीक है। चलिए, तो ये दो आपसे मैंने जो क्वेश्चन किए थे उनके आपने बिल्कुल सही आंसर दिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। कि देखो बेटा, एक सच्चा कमांडो वो होता है जो चीजों को फॉलो करता है। कि कई लोग जो है वो कहते हैं कि वो हमारे कमांडो हैं, लेकिन दे आर नॉट जो है वो डेडिकेटेडली जो हम चाहते हैं आपसे। कि देखिए क्या होता है, सबकी इच्छा होती है कि हम डेडिकेटेड होकर काम करें, लेकिन कई लोग डेविएट हो जाते हैं। कि तो जो डेविएट नहीं हो रहा है, जिसने अपनी मंजिल को, अपने सपने को गांठ बांध लिया है कि अब हमको जो है अपनी गांठ वहीं खोलनी है, टॉप करने के बाद, एग्जाम में पहुंचने के बाद ही खोलनी है। वो कुछ और सोचता ही नहीं है, उसको कुछ और दिखता ही नहीं है नीट के एग्जाम के अलावा और मेडिकल कॉलेज के अलावा। इन दिनों में अगली बार जब दिवाली के समय आप घर पर लौटेंगे ना, तो आपके पास में जो है वो आपके पास में कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा जलसा यही है कि हम एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाएं। के चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर के, और हम आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम कई सारे किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या ठीक, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ चीजें आए, लेकिन आपको भी कोशिश करनी है, दिमाग खुला रखना है और एकदम अटेंटिव होकर चीजों को सुनना है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, हम आज बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर के। हम देखेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी है वो किस तरह की होती है, किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कि यूरेटर क्या होता है, ब्लेडर क्या होता है, क्या एवरीथिंग के। तो हम एक एक चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखिए, अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट डाउन दिमाग में रखनी है एकदम के, नहीं हो तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा बेटा उसको, क्योंकि देखो कई चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग भी है के, और हमको क्या करना होता है, पूरा 100% एनसीईआरटी कवर करना होता है। साथ में हमें जो है वो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी व्हाट एवर द एग्जामिनर डिमांड क्या चाहता है वो हमें पूरा करना होता है, ठीक है ना। इसलिए बेटा जहां तक मैं देखो, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक ही सिस्टम, सपोज कि मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाना तो पूरे साल पढ़ा सकता हूं आपको के, और हर दिन मैं आपका 1 घंटे का लेक्चर भी ले सकता हूं के। हर सिस्टम का इतना डिटेल होता है, समझ लीजिए के। तभी तो एक आदमी जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो केवल और केवल जो है किडनी के बारे में पढ़ रहा है, केवल और केवल किडनी के बारे में पढ़ रहा है पूरी अपने डीएम के दौरान के। तो आप समझ सकते हैं कि जो है वो कितना आगे जाना है, ये आप तय करेंगे, लेकिन मेडिकल में पहुंचने के बाद। अभी हमारा लिमिटेशन है एनसीईआरटी एंड बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी एंड रिलेवेंट क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में जो पूछे गए उन क्वेश्चन हमारे लिए सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो एक अब कुछ चीजें बेटा नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे दिमाग में रखते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हम, चूंकि हम बात कर रहे हैं किडनी की बात करने वाले हैं, तो याद रखिए दी वर्ड रीनल के, रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम ये वर्ड किडनी के लिए यूज करते हैं। जैसे याद होगा आपको, हेपेटिक वर्ड हम यूज कर रहे थे किसके लिए, लिवर के लिए हमने हेपेटिक वर्ड यूज किया था, याद है आपको, है ना। ठीक है, लिवर के लिए हमने हिपैटिक वर्ड यूज किया था, हार्ट के लिए हमने कार्डियक वर्ड यूज किया था। तो रीनल वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, किडनी के लिए यूज कर रहे हैं। तो रीनल आर्टरी वो होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, एंड इट सप्लाई ब्लड टू द किडनी के। और रीनल वीन वो होती है जो किडनी से ब्लड लेकर बाहर आती है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रीनल आर्टरी वो आर्टरी जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट आपको यूरिया का देखने मिलेगा, क्योंकि यूरिया को तो बाहर निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, रीनल वीन वो के अंदर जो ब्लड होगा उसमें आपको जो है वो यूरिया का मिनिमम अमाउंट देखने मिलेगा। कारण ये है कि देखिए किडनी में आपने ब्लड को क्यों भेजा, आपने किडनी में ब्लड को इसलिए भेजा ताकि हम एक्सक्रीट कर सके, यूरिया को बाहर निकाल सके। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, है ना। बिल्कुल एकदम अटेंटिव खुले होकर मजे से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, मजे से पढ़ते हैं हम, टेंशन लिए बगैर कि टेंशन की अरे अब तो किडनी भी रटनी पड़ेगी, हाँ ठीक है ये भी रटना पड़ेगा वो भी रटना पड़ेगा, नहीं, एकदम टेंशन फ्री होके कि यार सीख रहे हैं, है ना। इतने साल हो गए बचपन से 9, 10, 11, 12 पढ़ते आ रहे, किडनी होती है, ऐसी होती है, गोल होती है ना, ऐसी होती है, वीन शेप होती है, तो वो नहीं, अभी डॉक्टर जैसी फीलिंग आना चाहिए, फील लाइक ए डॉक्टर के वैसी फीलिंग आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके अंदर आएगी, पर्पस क्या था उसका, पर्पस था कि भैया किडनी से बोलो कि ये यूरिया को बाहर निकाल दे और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट उनको भी बाहर निकाल दे। तो मतलब रिच द ब्लड दैट कम्स टू द किडनी इज रिच इन यूरिया, ठीक है ना, क्लियर।
ठीक है। फिर रीनल वेन निकलने के बाद जो बचा हुआ ब्लड है वापस वीनस सिस्टम के अंदर चला जाएगा उठ के। चलिए फिर हम क्या देख रहे हैं, अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि किडनी से देखो, अब देखो अभी हम केवल इस इमेज पे फोकस करें। एनसीईआरटी में क्या लिखा सब देखें, अभी हमारा ध्यान केवल इस इमेज पर है और इस इमेज को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किडनी जो है उसने ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड आया उसके पास में, ब्लड को उसने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसने क्या किया, उसने सिक्रीशन को यूरिन में यूरिन का फॉर्मेशन कहां हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं मूत्र, ठीक है, तो हम भैया यूरिन वर्ड यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो कहां होता है, किडनी के अंदर होता है, ठीक है। अब किडनी ने यूरिन को बनाया, अब यूरिन को उसने किडनी के तो अलग अलग पार्ट थे, किडनी जो है वो तो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अलग अलग हिस्सों में जो यूरिन बन रहा है और फाइनली उसको इकट्ठा करके एक फनल जैसे स्ट्रक्चर से इसको कहां डाल दिया, एक पाइप में डाल दिया और पाइप से बोला कि इस यूरिन को ले जाके कहीं इकट्ठा कर दो भाई, ना किडनी, नहीं तो किडनी में यूरिन इकट्ठा रहेगा तो किडनी काम नहीं कर पाएगी आगे भाई, उसको जो बन रहा है उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देयर इज अ पाइप, समझो पहले के बिल्कुल समझ के, एक पाइप होता है जो किडनी से निकलता है और वो ब्लेडर के पास जाता है। ब्लेडर कौन सा है, यूरिनरी ब्लेडर के। यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, थैली होती है, जस्ट लाइक इट के यूरिनरी ब्लेडर इज लाइक ए बैग, एक थैली के समान होता है और वो थैली का काम क्या होता है, यूरिन को इकट्ठा करो, जब एक लेवल से ऊपर यूरिन इकट्ठा हो जाएगा तो उसको फिर बाहर निकाल दो। व्यक्ति को जो है वो यूरिनेशन पास करना होता है, यूरिन करना होता है, ठीक है, ठीक। तो आप जो यूरेटर क्या होते हैं, यूरेटर वो पाइप होते हैं जो किडनी से निकल रहे हैं, ठीक है, यूरेटर इज दी पाइप के। तो लेफ्ट किडनी राइट किडनी दो किडनी दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे, के लेफ्ट और राइट दो किडनी दिखाई पड़ रही है, और जो यूरेटर है वो क्या कर रहा है बेटा, वो जो है वो किडनी के यूरिन बने यूरिन को इकट्ठा करके कहां लेके आ रहा है, वो यूरिनरी ब्लेडर में लेके आ रहा है। कहां लेके आ रहा है, ब्लेडर में लेके आ रहा है। ब्लेडर क्या काम कर रहा है, ब्लेडर जो है वो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर कर रहा है। जब यूरिन एक लेवल से ऊपर स्टोर रहेगी, ब्लेडर के ऊपर दबाव आने लगेगा तो वो यूरिनेशन की इच्छा होगी और व्यक्ति यूरिन पास करेगा, यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो एक टेंटेटिव हमने देखा कि हाँ भाई ये जो है पूरा काम ये कि दर से। अब देखो इमेजिन करते हैं मैकेनिकली कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, ब्लड को यहां से डाला, फिल्टर किया, फिल्टर करके ब्लड को पीको का यूरिया हटाया और उसको फिल्टर करने के दौरान हमने कुछ चुके हमको जो है वो जो भी कुछ हमको जो बाहर निकाल रहे हैं वो हमें वाटर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ बाहर निकालना पड़ेगा। कारण ये है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, यूरिया है। यदि हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता ना तो दिन भर यूरिन करते रहते। यदि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता ना तो या तो दिन भर यूरिन करते होते, 50 लीटर पानी पीते या पानी के अंदर ही रहने लगते जाके। पर हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है, जो लैंड के एनिमल के लिए होता है। और यदि यूरिक एसिड होता तो फिर पानी हम ना के बराबर पीते के, बहुत कम पानी पीते, फूड से जो पानी मिलता वही काम ज्यादा अच्छा जाता के। लेकिन प्रकृति ने हमको क्या दिया, प्रकृति ने हमको यूरिया दिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में कि भाई आपका जो मेटाबॉलिज्म में यूरिया बनेगा और यूरिया को बाहर निकालने के लिए आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो यूरिन के फॉर्म में वाटर होगा, कुछ सॉल्ट होंगे और यूरिया होगा उसके अंदर के। तो क्या किया फिल्टर से प्लांट ने, उस ब्लड से जो उसने यूरिन को बनाया और यूरिन को पाइप से बाहर निकाल के जगह स्टोर किया, स्टोरेज की जगह क्या थी, यूरिनरी ब्लेडर था, पाइप क्या था, वो यूरेटर था, ठीक है ना। और जिस स्टोरेज से हमने जब यूरिन को बाहर पास किया वो पॉइंट वो जगह क्या थी, वो थी यूरेथ्रा, वो पाइप क्या था, यूरेथ्रा, जिसने यूरिन को बाहर पास किया, ठीक है, क्लियर। चलिए बिल्कुल हमने एक सिंप्लीफाइड तरीके से बात किया। तो अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में जो है एक जोड़ा होता है किडनी का, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर। हर एक किडनी से एक पाइप निकलेगा, तो ए लेफ्ट किडनी से एक पाइप निकला, एक यूरेटर बोला, एक यूरेटर राइट से एक यूरेटर निकला, और एक होता है यूरिनरी ब्लेडर के, याद रखिएगा ये एक होता है और एक होता है यूरेथ्रा, ठीक है ना, क्लियर। मतलब लेफ्ट और राइट किडनी दोनों ने फिल्ट्रेशन किया, पाइप से उन्होंने यूरेटर से इकट्ठा किया यूरिन को और फाइनली कहां भेज दिया उसको, एक ब्लेडर में भेज दिया। ब्लेडर एक में इकट्ठा हुआ, ब्लेडर एक होता है, यूरेथ्रा एक होता है, यूरेटर दो होते हैं और किडनी दो होती है, क्लियर। अब एनसीईआरटी का फिगर 19.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेवलिंग के, मैं काम करता हूं उसको लेवलिंग के लिए देख रहे हैं आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, याद रखिए किडनी के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों किडनी के ऊपर आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड देखने मिलती है, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके दो हिस्से होते हैं, बाहर वाला हिस्सा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो याद रखिए किडनी के ऊपर ने द ग्लैंड, वो ग्लैंड जो किडनी के साथ में एसोसिएटेड होती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो चलो ठीक है, हमने जो है ये देखा, हमने कहा लेवल। अब देखो बेटा है ना, मैं एक इमेज बनाऊंगा
और वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ये हो गया नंबर 1, क्या है ये, एड्रिनल ग्लैंड है ना, ठीक है। फिर हमने देखा किडनी को जो है वो जो ब्लड की सप्लाई है वो किससे होती है, वो रीनल आर्टरी से होती है। तो हमने चलो रीनल आर्टरी को, ठीक है, हमने इसको भी को जो है हटाया यहां से, हमने कहा कि इसको आप, ताकि आप बाद में याद कर सके आप, तो हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया रीनल आर्टरी, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने कहा किडनी में जो ब्लड बाहर निकलता है, तो कहां से बाहर निकलता, कौन बाहर ब्लड निकलता है, रीनल वीन, किडनी की वीन होती है, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गई रीनल वीन, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये देख रहे हैं हम किडनी दिखाई पड़ रही है, तो किडनी को तो आप किडनी तो आप पहचान लोगे, इसलिए एग्जाम में आपको किडनी डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको इस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो रीनल आर्टरी को लेके आया, जो एरोटा, जिस एरोटा से रीनल आर्टरी निकली, वो क्या है, वो है डॉर्सल एरोटा है। क्योंकि देखो बेटा ये जो इमेज है वो एनसीईआरटी का इमेज है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है, क्लियर। फिर हम देख रहे हैं किडनी से जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जो ब्लडर को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या, वो है यूरेटर, ठीक है, वो क्या है बेटा, वो है यूरेटर, ठीक है। फिर आप देख रहे हो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है यूरिनरी ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये बेटा यूरिनरी ब्लैडर है ना, ठीक। बाहर की तरफ जो इसका ओपनिंग है उसे क्या बोला हमने, उसे हमने बोल दिया है यूरेथ्रा बोल दिया उसको हमने, इसको हमने यूरेथ्रा बोल दिया है हमने, ठीक है ना, क्लियर। फिर किडनी के अंदर के हिस्से देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमने कहा किडनी के अंदर भी दो हिस्से। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो आप, कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसका पेरीफेरी और सेंटर वाला हिस्सा कंसिस्टेंसी में अलग अलग होता है, कोई भी स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रक्चर जिसका पेरीफेरी वाला भाग अलग हो और सेंटर वाला भाग आपको अलग दिखाई पड़े, दोनों की कंसिस्टेंसी अलग अलग दिखाई पड़े, तो पेरीफेरी वाले को बोल देना कॉर्टेक्स और अंदर वाले को बोल देना मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन का मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। यानी जो कॉर्टेक्स और मेडुला है ना बेटा, ये कई जगह वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स पेरीफेरी वाला भाग होता है, मेडुला अंदर वाला भाग होता है, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहां पर हमने किडनी को जब देखा तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि किडनी का हमें जो एक आउटर हिस्सा दिखाई पड़ रहा है उसे बोला हमने रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। चलो इसको भी लेवल करने के लिए हमने इसका कहा, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स हो गया। फिर हमने कहा, फिर इसके बाद जो बीच वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा है, वो क्या, वो उसका हो गया वो रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, ठीक है, ये हमने रीनल मेडुला कहा, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हमें एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जो पूरा यूरिन जो बन रहा है उसको इकट्ठा कर रहा है फनल के समान के। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जिसको हमने क्या बोला, उस हिस्से को रीनल पेल्विस कहा, उसको उनके इसे बोले हमने रीनल पेल्विस कहा, ठीक है। अब कैसा होता है आगे, ये रीनल पेल्विस के लेवलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रीनल पेल्विस, ठीक है। और जो रीनल वीन जिसके थ्रू ब्लड, रीनल वीन जहां ब्लड को छोड़ती है और जो जहां से ब्लड वापस हार्ट को आता है, वो है इंफीरियर वीना केवा, ठीक है, इंफीरियर वीना, नीचे बॉडी का निचला हिस्सा, इसलिए इंफीरियर वीना केवा काम करेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो हमारे पास एक अच्छा खासा डायग्राम था, हमने सब मिटा दिया और हमने 1 से लेकर 11 तक उसको लेवल कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ठीक है ना, और अब होमवर्क है 1 से लेके 11 तक लेवलिंग करके दिखाओ, ठीक है। क्या लगा आपको, मजा कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, मैं पूछूंगा कि अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नाउ इट्स योर टर्न टू लेवल दिस डायग्राम 1 to 11 के, और ये आंसर करना है आपको कमेंट में, ठीक है ना, मेहनत लगेगा थोड़ा इसमें, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा ना, मेरे बच्चों को याद हो जाए कोई चीज, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। आप देखो, आप बाद में क्या करेंगे, बाद में याद कर लेंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे, बाद में रट लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। ये एग्जाम ऐसा है कि जो जहां पढ़ते हो वहीं उसको याद कर लो, बाद में कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अरे तो अभी 1 से लेके 11 है ना, ठीक है, चलो ठीक है, बताना अब। तो ये मैंने आपसे पहले कहा, ठीक है बेटा, हमने देखा इसको। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कभी कभी सिस्टम में ऐसा हो जाता है, इसमें ठीक करता हूं उसको, हाँ ये लेवलिंग वाला हिस्सा देखा हमने यहाँ पे 1 से लेके 11 तक, ठीक है बेटा। चलिए अब
हमारे पास अब देखो अलग अलग हिस्से के, अब अलग अलग हिस्सों के अलग अलग काम भी दिमाग में रखना चाहिए मुझ के, बाद में जो डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम, अभी हमें कुछ चीजें दिमाग के अंदर एकदम सेट रहना चाहिए हमको कि क्या होता है कहां पे के। जैसे मैंने आपसे कहा, देखो आपको पता रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई है, ब्लड के अंदर यूरिया अधिक होगा, रीनल वीन ब्लड को वापस लेके गई है, इसमें यूरिया कम होगा क्योंकि उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर कहां कर लिया? उसे किडनी में फिल्टर कर लिया उसको, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा किडनी का काम क्या होता है? यूरिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो याद रखिए देर में भी क्वेश्चन कि आपको लेवल करने के बाद उसका फंक्शन मैच करने को बोलेगा। मैंने एग्जामिनर आपसे फंक्शन मैच करने को बोलेगा, तो मैंने क्या कहा, किडनी का काम क्या हो गया बेटा? यूरिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और यूरेटर का काम क्या हो गया? जो किडनी ने यूरिन को प्रोड्यूस किया है उस यूरिन को लेकर आके कहां छोड़ देना? ब्लैडर में छोड़ देना, ये यूरेटर काम है। यूरेटर यूरिन नहीं बनाता, यूरेटर यूरिन नहीं बनाता, यूरेटर जो है वो यूरिन को केवल ट्रांसमिट करता है, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो किडनी ने यूरिन को बनाया, यूरेटर ने यूरिन को इकट्ठा किया किडनी से और उसको कहां छोड़ दिया? ब्लैडर में छोड़ दिया के। ब्लैडर क्या काम करता है? ब्लैडर टेम्पररी स्टोर द यूरिन, यूरिन का अस्थायी संग्रह करता है के, एक लेवल तक स्टोर करेगा फिर उसको बाहर रिलीज कर देगा के। और यूरेथ्रा क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी के। तो आपने 1 2 3 4 चारों स्ट्रक्चर के, चारों के फंक्शन आपने अलग अलग देखे यहाँ पे के। हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि यूरिन में यूरिन कैसे, किडनी के अंदर यूरिन कैसे बनता है, सब पढ़ेंगे बेटा के। कैसे जो है रिफ्लेक्स डेवलप होता है यूरिन को बाहर पास करने का, हम सब देखेंगे। अभी बिल्कुल हम प्राइमरीली एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं हमके। और याद रखिए कभी भी कुछ सीखना हो ना आपको, तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा गिनती 1 से शुरू कीजिए के। बेसिक्स से पढ़ेंगे तो एडवांस तक जाएंगे। और कई लोगों की हैबिट होती है वो एडवांस से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है के। तो ये कोई वो नहीं है कि आप किसी को शो कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट के। तो मैंने क्या कहा, किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है, यूरेटर जो है यूरिन को जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है, ब्लैडर जो है टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को, और यूरेथ्रा यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगेन अब बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, यदि आप उसके रंग की बात करोगे आपको, तो आप यदि जो है ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो आपको जो है रेडिश ब्राउन लिखा है यहाँ पे। पर मैं जैसा मैंने एज ए डॉक्टर मैंने देखा हुआ है, तो मैं कहता हूं रेडिश ब्राउन होके इट्स ऑलमोस्ट डार्क ब्राउनिश कलर है, जो होता ना कि आप समझ लीजिए कि लाइट से थोड़ा सा डार्क, एकदम डार्क ब्राउन है, लाइट से थोड़ा सा डार्कर साइड में शेड में देखें वैसा ब्राउन हमको ये दिखाई पड़ता है। तो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर के। बीन शेप स्ट्रक्चर होता है के, बीन शेप का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, दिस इज दी बीन शेप स्ट्रक्चर, दिस इज दी बीन शेप स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रेट के। देखो ये उसकी पूरी लेंथ है के, मतलब लास्ट थोरेसिक यानी आपकी बॉडी में जो वर्टिब्रेट के, आपको पता है कि हमने कहा कि जो हमारी बॉडी में जो है हम देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री है, लंबर वर्टिब्री है, सैक्रल वर्टिब्रेट के। तो लास्ट ने आखिरी थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में जो है हमको किडनी देखने मिलती है। इट इज लेवल के कि ये जो है वो आपको जो है वो कहां पर यदि एज पर वर्टिब्री आप उसको देखेंगे कि आपके वर्टिब्री में किस लेवल पर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और जो है वो थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में हमको जो है किडनी देखने मिलती है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो बेटा एनसीईआरटी है ये, एक एक वर्ड समझना है। देखो बॉडी में वेंट्रल और डॉर्सल पोर्शन क्या है, तो मैंने आपसे कहा था यदि आप एक 4 पैर पर चलने वाले एनिमल होते, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बैठ के, यदि आप एक 4 पैर पर चलने वाले एनिमल होते, आप क्या 2 पैर पर चलते हैं, है ना, हम बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं। लेकिन हमारे जितने एनिमल है वो सब 4 पैर पर चलते हैं, अधिकांश एनिमल हमारे लौट के। तो यदि आप 4 पैर पे अपने हाथ ऐसे रख के आप जमीन पे यदि हो जाए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम होते हैं ना पुशअप करते हैं इनके, तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है आपका बैक का जो हिस्सा है, दैट इज द डॉर्सल पोर्शन, ये हिस्सा अपर पोर्शन कहलाता है। दिस इज द अपर पोर्शन डॉर्सल पोर्शन के, एंड दिस इज द लोअर पोर्शन वेंट्रल पोर्शन, दिस इज द वेंट्रल के। हमारा जो आगे का हिस्सा ये वेंट्रल है और पीछे का हिस्सा ये डॉर्सल है के। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें बेटा, क्योंकि देखो हम भी वैसे एनिमल हैं, हम 2 पैरों पे खड़े हो गए इसलिए हमारा हम कहते हैं कि ये हमारा अगला हिस्सा है, नहीं, एक्चुअली में आपका जो पृष्ठीय हिस्सा है, डॉर्सल हिस्सा है वो ये है, और आपका जो लोअर है वेंट्रल हिस्सा है वो है ये, ठीक है, क्लियर। ह्यूमन किडनी जो है वो बेसिकली मोर, यदि एब्डोमेनल वॉल में देखेंगे तो मोर और ऑन द डॉर्सल साइड होती है के, मतलब वो पीछे की तरफ। इसलिए आप कभी भी किडनी का किडनी के लिए जिनको ऑपरेट किया गया होता है ना, तो उनका जो स्कार कट होता है वो बैक साइड में लगा होता है, ठीक है।
तो क्या कहा हमने कहा कि इट इज एब्डोमिनल कैविटी में ये डॉर्सल इनर वॉल तरफ होती है, डॉर्सल, समझ गए बात को, डॉर्सल इनर वॉल तरफ होती है, क्लियर, ठीक है। देखिए आप ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पूरा इसको देख रहे हैं, हम यहाँ पे किडनी का लोकेशन कहां पे वो देख रहे हैं, ठीक, हमारा फोकस पूरी तरीके से जो है अभी किडनी पर, ठीक। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री के, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री जो लेवल है वो क्या है, वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से और थर्ड लंबर वर्टिब्री ने, हम ये जो वर्टिब्री देख रहे हैं ना, ये वाली वर्टिब्री जो देख रहे हैं हम, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर जो है वो थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में जो है वो किडनी का लेवल पाया जाता है, ठीक। और एक बात गौर कीजिएगा आप कि आपको दोनों किडनी क्या आपको एक लेवल पर दिखाई पड़ रही है, चलो मैं लेवल में आता हूं, ठीक। मैंने कहा ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी, ठीक है, ठीक। आप देख रहे हैं ना कि राइट किडनी की तुलना में लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर की ओर हटके, और हमारा डायफ्राम भी जो है वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है हटके, और क्योंकि राइट साइड क्या लिवर प्रेजेंट है, मेजर ऑर्गन प्रेजेंट होता है राइट साइड, ठीक है ना। क्या कहा हमने यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे कि हमारी जो किडनी है वो हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ रही है, और ये जो है ये यदि आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये मोर और लेस, यानी हम सामने से इससे व्यू देख रहे हैं, मोर और लेस ये पीछे, किडनी पीछे की तरफ होती है, डॉर्सल सरफेस तरफ होती है, ठीक है। चलिए मैं और क्लियर करता हूं उसको, देखिए लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में आप देखेंगे तो आपको जो है वो दोनों के लेवल में फर्क दिखाई पड़ेगा। यू शुड नो अबाउट दैट कि लेफ्ट किडनी का पोजीशन जो है वो राइट किडनी से थोड़ा ऊपर होता है, यानी हमारी बॉडी में लेफ्ट किडनी थोड़ी अपर साइड होती है एज कंपेयर टू दी राइट किडनी, ठीक है ना, क्लियर। देखिए यानी आप किडनी को देखेंगे तो आपको देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा कि किडनी का लोकेशन कहां पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आदमी को पलट दिया बेटे, तो ये जो हिस्सा, ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा हो गया लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट पोर्शन और दिस इज द राइट पोर्शन, ठीक है, राइट के पहले राइट इस तरफ था, लेफ्ट क्या, अभी क्या हमने पलट दिया बेटे। तो हमने क्या कहा आपसे कि जो है दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या दिख रहे हैं बेटा पे कि हमें दिखाई पड़ रहा है किडनी, तो आप देखिए लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, हम देख रहे हैं लेफ्ट किडनी ऊपर तरफ है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेजेंट के। और याद रखिए ये बॉडी में मैं बार बार बोल रहा हूं डॉर्सल सरफेस तरफ होती है किडनी, पीछे तरफ होती है, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए आप देख रहे हैं ये आपको टेंथ रिब दिखाई पड़ रही है, देखिए आप टेंथ रिब दिखाई पड़ रही है, दिस इज दी रिब नंबर 10, ये टेंथ रिब हमको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आप नीचे किडनी देख रहे हैं यहाँ पे 11th और 12th रिब के पास में, और दिस इज दी स्प्लीन, ये स्प्लीन दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट साइड। स्प्लीन कहां होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये आपको स्प्लीन दिखाई दे रहा है, क्लियर, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ना, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, ना तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने मिलेगा आपको, और वो मिलेगा आपको करने के लिए फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, ठीक है ना। बताओ मैं कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, आपके कोई भी काम करते हो कि यदि आप जो है वो पॉलिटिशियन भी हैं, आप अफसर भी हैं, कि ना, तो जैसे आप भारत देश को छोड़ के, मैं कह रहा हूं बड़ी मजे की बात आप सुनिए कि जैसे आप इंडिया को छोड़कर आप बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं अमेरिका जाते हैं, आप जो है वो तुर्की जाते हैं आप, या आप जो है ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप, या इंग्लैंड जाते हैं आप, या आप जापान जाते हैं आप, कहीं भी जाते हैं दुनिया में आप, ठीक। आप किसी व्यक्ति कोई मिलता है आपको, स्ट्रेंजर, दूसरे देश का आदमी है, वो पूछता है आपसे कि आप क्या करते हैं, आपने बोला आई एम ए कलेक्टर, आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहां, क्या होता है ये, व्हाट इट मीन, क्या मतलब है इसका, डीएम है तो कलेक्टर साहब वो भैया मैं। अब वो आदमी जानता ही नहीं तुम कौन कलेक्टर साहब, पता ही नहीं उसको कि क्या होता कलेक्टर साहब, वो तो इंडिया में है जो पोस्ट बनी हुई, के नहीं जानता आदमी, नहीं पता आदमी को। आपको वो बोलेगा अच्छा करता होगा कोई काम। जैसे ही आपने बोला, उसने पूछा आपसे आप क्या करते हैं, आई एम ए डॉक्टर। ओ माय गॉड यू डॉक्टर। ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, सच में ऐसे ही बोलते हैं वो लोग के, ओ माय गॉड यू डॉक्टर, यू आर सो रिच। अरे ये अमेरिका में लोग सोचते हैं ऐसा, मैं कैसे बता दूं भैया कि मतलब ऐसा नहीं है, तुम गलत थोड़ा सोच रहे हो, ठीक है, एकदम इतना नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है सब बढ़िया है, लेकिन तुम सोच रहे हो कोई जो है वो डॉक्टरी कर करके कोई बहुत लोग कर रहे हैं, अचीव करते हैं लोग, ठीक है, नहीं, लेकिन डॉक्टरी का मेन कनेक्शन है सेवा से, मेन कनेक्शन उसका है जो ह्यूमनिटी को सर्व करने के। पैसा वैसा सेकेंडरी चीज, हम नहीं रहेंगे कल तो पैसा का किस काम काट के। तो असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये है कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत काम करने का मौका मिलता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसको दुनिया के हर कोने में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं,
कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो डॉक्टर नहीं जानता हो डॉक्टर क्या होता है। एवरीबडी नोज की डॉक्टर क्या होता है, ठीक है। ठीक, आपको पता है, मैं एक बार पता नहीं मैंने कभी आपको बताया नहीं बताया, एक बार मैं जो है न्यूयॉर्क से दिल्ली का मेरा फ्लाइट था, न्यूयॉर्क से मैं दिल्ली आ रहा था, और वो फ्लाइट तकरीबन 16 घंटे का फ्लाइट होता है, एयर इंडिया का 16-17 घंटे का फ्लाइट होता है। तो उस फ्लाइट में मैं जो है वो जो है हम रात फ्लाइट चलता है, रात के समय के लोग बाग 2-4 घंटे लोग सो जाते हैं, क्योंकि तभी तो समय कटेगा। 17 घंटे आप एक सीट पर कैसे बैठे रह सकते हैं, कि तभी बैठे रह सकते हैं, सब सो जाएं आप, ठीक है। सडनली जो है वो कुछ घंटों के बाद जो एक अनाउंसमेंट होता है प्लेन के अंदर, इज देयर एनी डॉक्टर इन द फ्लाइट, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, प्लीज कॉन्टेक्ट द कैबिन क्रू। के मैं तो नींद में था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे उठाया कि कुछ दिक्कत हुआ है यहाँ पे, देखो जरा के। फिर मैंने जो है कैबिन, अब देखा, मैंने पहले तो सोचा 2 मिनट के लिए कि कोई ना कोई होगा, दूसरा कोई उठेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब आप सच बोल रहा हूँ कि उस समय मैंने नींद में था, तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या क्या हुआ है, कोई देखेगा। थोड़ी देर फिर सेकेंड अनाउंसमेंट हुआ, नहीं मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि गया कैबिन क्रू के पास, पूछा मैंने कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देयर इज अ लेडी इन दैट फर्स्ट क्लास सेगमेंट, उसको जो है वो कोलैप्स करके गिर गई वो लेडी, ठीक है। अब जब मैं उस लेडी के पास गया, देखा उसको, मैंने उसको चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको जो है वो जो है इट में भी एक केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो था नहीं के। तो फिर हमने उनसे पूछा तो आपके पास कोई मशीन कुछ है, तो आपके पास, तो उन्होंने स्टेथोस्कोप ला के दिया, कुछ ला के। फिर मैंने कहा कि देखो जिस केबिन बैगेज को रखने के लिए तुम लोग जो है नाटक कर रहे थे, एयरलाइंस बोल रहा था कि सर डॉक्टर का बैग जो है इसको चेक इन में डाल दो, मैंने कहा नहीं ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा केबिन बैग दिया, तो उसमें सरप्राइज जो है वो उस समय ग्लूकोज स्ट्रिप, जो हम चूंकि मैं डायबिटोलॉजिस्ट तो लेके चलता हूँ साथ में चीजें, के। और उस समय क्या था, मैं लेके नहीं चला था, एक्चुअली क्या था, किसी कॉन्फ्रेंस में मेरे को वो गिफ्ट में मिला हुआ था, तो ग्लूकोज स्ट्रिप था, तो उसका इस्तेमाल किया, देखा शुगर जो है 35-36 के आसपास शुगर उसका है, और उसको फिर तो इमीडिएटली उसको बोला भी इसको कुछ जो है, अब चूंकि डेक्सट्रोज वहां अवेलेबल नहीं था वहां पे लगाने के लिए, के फिर उसको जो है किसी प्रकार से उसको जो है वो कोशिश किया उसको जगाने का, उसको फिर उसको जो है डेक्सट्रोज का जो है उसको शुगर सिरप वगैरह दिया उसको, देन वो लेडी नॉर्मलाइज हुई, के फिर उसको चूंकि कार्डियक इशू चेस्ट में भी पेन हो रहा था, उसको फिर एक मेडिसिन भी दिया उसको। तो पूरा होने के बाद जो है वो आधा घंटा पूरा लगा, इस पूरे प्रोसीजर में आधा पौन घंटा लगा। देन एवरीबडी लुक्स मी इन द फ्लाइट, डॉक्टर है, डॉक्टर है। मतलब हर आदमी जब भी निकलता था तो एक बार देखता जरूर था मेरी तरफ, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ये सब क्यों देख रहे हैं मेरे को, के लेकिन मतलब सडनली आई जस्ट हैव फीलिंग लाइक कि एक हीरोइक फीलिंग होती ना, कि किसी को आपने जो है वो ट्रीट किया, के फिर वो आए एयर इंडिया वाले, उन्होंने कुछ लिखवाया उसमें, कि उन्होंने साइन वाइन कराया, उन्होंने कि क्या मेडिसिन क्या दिया, रेट के। जब वहाँ पहुंचा तो एयर इंडिया का जो स्टाफ था 4-5-6 लोग का, वो एयरपोर्ट पे खड़ा मिला, उन्होंने थैंक यू वेरी मच बोला, एक लेटर ऑफ अप्रिशिएशन लिख के दिया उन्होंने हमको वहाँ पे, सब लिख के रखे होते, टाइम खराब ना हो रहा है, उन्होंने लिख के दिया कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, के ऐसे करके। तो मतलब मेडिकल प्रोफेशन इज समथिंग, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटा जब आप सपना देख रहे हैं ना, उस सपने के बारे में लोग कुछ ही बोले ना, एक बात पति की बताऊं, वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और आप जो है वो अपने सपने पे डटे रहना आप, ठीक है। चलिए, तो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्या करने मिलेगा, सरफेस मार्किंग करने मिलेगा एनाटॉमी में। आपको जो है वो वहां पे जो एग्जाम जब होगा ना, तो आपको एक चौक जैसा पेन दे देंगे, आपको बोलेंगे, वो पेन होता है ब्लैक, जैसे दिखा ना ब्लू है ब्लैक पेन होता है के, और आपसे बोलेंगे चलिए फेशियल नर्व की सरफेस मार्किंग कीजिए, रीनल मार्किंग कीजिए, स्प्रिन का मार्किंग कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके आदमी की बॉडी। अब ये क्यों करते हैं, ताकि कल को आपको जब ऑपरेशन करना हो तो ये तो पता हो कि भैया कहां पर वो ऑर्गन पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं से भी खोल दिया पेट को, फिर ढूंढ रहे अंदर जाके सिर डाल के ढूंढ रहे कि भैया कहां गई किडनी ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको पता होना चाहिए कि किडनी कहां पर है, स्प्रिन कहां पे, कौन सा ऑर्गन कहां पर है। तो ये है सरफेस मार्किंग आप देख रहे हैं। और देखिए ये सरफेस मार्किंग हमने कहा क्या, पीछे किया हमने, आगे नहीं किया, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस तरफ किडनी प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, के मजा नहीं लेंगे तो पढ़ने में मतलब है बोझ लगेगा, पढ़ना बोझ नहीं लेना चाहिए। फिर मेडिकल में एक प्रोसेस, एक चीज और करते हैं हम करते हैं पाल्पेशन, ठीक है। पाल्पेशन होता है, डॉक्टर कभी देखा होगा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपने कहा पेट दुख रहा है हमारा, के डॉक्टर बोलता है चलिए ठीक है लेट जाइए, पैर मोड़ लीजिए, सांस रिलैक्स छोड़ जाइए, ठीक है, टाइट मत करिए पेट को। फिर डॉक्टर धीमे धीमे टच करता है एक राउंड से पूरा दर्द कहीं वो बताना मेरे को, मैं धीमे दबाऊंगा चिंता मत करो। डॉक्टर धीरे धीरे करता है, ऐसे करता है। फिर तो वो डॉक्टर लेकिन कई बार करता बेईमानी करता, थोड़ी सी क्या बेईमानी करता है, बोला तो धीरे धीरे दबाएगा, कभी थोड़ा डीप दबा के देखता है डॉक्टर
ठीक है, आप बोलते हो यार ये तो हमको बोल रहा था कि धीमे धीमे, एक्चुअली वो उसका वो पहले लाइट लाइट पल्पेट करते हैं, टेंडरनेस को देखते हैं, फिर थोड़ा सा डीप ऑर्गन फील करने के लिए करते हैं उठ के, फिर लीवर का एज देखते हैं उठ के, फिर आपका नीचे हाथ लगा, देखो डॉक्टर क्या करता है, नीचे हाथ लगाएगा और ऊपर से धीमा प्रेस करेगा आपके, वो बेसिकली किडनी को फील करने की कोशिश करता है। देखिए आप इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको इमेज में के किडनी कैसे फील करता है डॉक्टर के। तो ये सब, और ये सब सिखाया जाता है मेडिकल में कि कैसे आपको ऑर्गन को समझना है, क्या कैसे आपको स्प्लिनोमेगेली देखनी है, कैसे आपको हिपेटोमेगेली देखनी है, स्प्लिन का बढ़ जाना स्प्लिनोमेगेली है, लिवर का बढ़ जाना हिपेटोमेगेली है। तो वो सब चीजें आप टेंडरनेस है। अब जैसे मेरे पास एक बार मुझे अच्छे से पता है, अब मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे चैप्टर में जब पढ़ा रहा हूं, तो फिजियोलॉजी में आप बिल्कुल उम्मीद कीजिए कि आप डॉक्टर से फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी कहानियां सुननी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बात बड़ी ये कि एक बार मेरे पास एक बच्चा आया, सुबह सुबह की बात थी, जब मैं भोपाल के अंदर जो है वो नाबार्ड में डॉक्टर था। तो वहाँ पे नाबार्ड एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कि कुछ डॉक्टर को रिक्रूट करते हैं कुछ घंटों के लिए, वहाँ पे उनके डिस्पेंसरी जाना पड़ता है आपको। तो मैं जाया करता था। एक 12-13 साल का लड़का आया, उसने आके आया, उसने उसकी मम्मी ने बताया कि उसको पेट दुख रहा रात भर से। ठीक है, मैंने कहा लेट जाओ, लेट के देखा उसको मैंने टेबल पे। जब मैंने उसको पल्पेट किया, देन आई सेड टू हर उसकी हिज मदर, कि उसको बोला मैंने कि देखिए इसको जो है, मैंने चेक किया पूरा, इसको जो है टेंडरनेस है और इसको जो है अपेंडिसाइटिस का मुझे लगता है ऐसा कि इसको अपेंडिक्स का पेन है, तो प्लीज़ अभी आप जाके सोनोग्राफी कराइए इसका। ठीक है, वो बोले नहीं अपेंडिक्स तो नहीं होगा इसको, आप देखिए कुछ खाने में आ गया हो। मैंने कहा देखिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ बात नहीं मानिए, आप जाइए सोनोग्राफी कराइए। वो बाजू में एक दूसरा जो है वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, वहाँ गई, वो सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी वाले डॉक्टर ने साफ साफ रेडियोलॉजी रिपोर्ट लिख के दिया कि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स और इट में भी अपेंडिसाइटिस के। फिर उसको सर्जन को रेफर किया, सर्जन ने फिर चेक किया, उसने कहा हाँ अपेंडिसाइटिस है। देन उन्होंने उसका उन्होंने बोला कि इनको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमीडिएटली उसको ऑपरेट किया। ठीक है, अब आप सोचिए, वो मेरे पास ओपीडी में आई, मैंने चेक किया उसको और मैंने बोला अपेंडिक्स है। उसके बाद सोनोग्राफी रिपोर्ट ने कंफर्म किया अपेंडिक्स है, सर्जन ने कंफर्म किया अपेंडिक्स है और ऑपरेट किया उसको। ठीक है, जब अगली टाइम वो पेशेंट मेरे पास में आई, तो उसकी आंखों में जो भरोसा है, जो बिलीफ है कि ये डॉक्टर सब जानता है, ये हाथ लगाएगा तो बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम तो सोचते हैं कुछ खाने का दर्द हो, दैट इज दी, वही तो ट्रेनिंग होता है मेडिकल करके, उसी के लिए तो हमको इतना मेहनत करना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने आपसे कहा कि देखिए ऐसे पाल्पेट करके ये किडनी को फील करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर अब आते हैं एनसीईआरटी में वापस लौट के। तो अब देखिए किडनी का साइज पे बात करते हैं हम कि ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ के, एंड इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई इसकी जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की जो है वो लंबाई है उसकी। ठीक है, एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ के, जो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी, वो 5 to 7 यानी 5 to 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी बेटा के। ठीक है, और जो मोटाई है, जो थिकनेस, जो मोटाई से मोटाई जो थिकनेस है इसकी वो कितनी होगी, वो होगी 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई होगी, थिकनेस होगी। ठीक, तो याद रखना ये जो फिगर दे रखे हैं ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, मेडिकल में जाओगे थोड़ा और वेरिएशन देखने मिलेगा। अभी जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको बेटा हम स्टैंडर्ड मानेंगे और उसको हम फॉलो करेंगे, है ना बेटा, क्लियर। क्योंकि हमारा एग्जाम लेने वाली महान एजेंसी है एनटीए, जो लिखा है बस वही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या कहा आपसे कि ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, तो हर एक किडनी जो है वो एक एडल्ट व्यक्ति की जो है वो 10 से 12 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है ना, और 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ठीक ना, यारे देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है कि जो है आप ऐसे हम बिल्कुल जो है वो दिमाग में रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं हम कि जितनी इसकी जो है वो मोटाई है उसकी डबल इसकी चौड़ाई है, और जितनी चौड़ाई है उसकी डबल इसकी लंबाई है। ठीक है, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 2 से 3 के बीच में। के चौड़ाई 2.5 into 2 हमने 5 सेंटीमीटर बोला हमने के, और लंबाई 5 into 2 10 सेंटीमीटर बोला हमने के। दरअसल हमने ढूंढ लिया याद रखने के लिए एक रिलेशनशिप दिमाग में के। हमने क्या बोला, हमने कहा जितनी इसकी की मोटाई है उसकी डबल इसकी जो है वो चौड़ाई है, और जितनी चौड़ाई है उसकी डबल इसकी लंबाई है। के 2.5 5 2.5 5 एंड 10। ठीक है, आप पूरा याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। के तो मैंने क्या कहा आपसे, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर की जो है विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर की जो है वो थिकनेस होती है। वजन कितना होता है,
इसका वजन होता है 120 से लेके 170 ग्राम के, एंड किडनी का जो भार होता है वो 120 से लेके 170 ग्राम होता है। क्लियर? कितना होता है? 120 से लेके 170 ग्राम होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमने इंफॉर्मेशन को थोड़ा इलेबोरेट किया। हमने कहा कि नॉर्मल एडल्ट किडनी जो है वो जो उसकी हमने 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई कहा, हमने वजन इसका जो हमने 120 से 170 ग्राम के आसपास है। जो है याद रखिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है कि लेफ्ट किडनी का साइज राइट किडनी से थोड़ा सा बड़ा होता है। कि लेफ्ट किडनी इज लार्जर देन द राइट किडनी इन साइज। के मेल में किडनी फीमेल की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में। ठीक, और किडनी जो होते हैं लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से लेकर जो है 12th थोरेसिक वर्टिब्रे से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में ये लोकेटेड होती है, पाई जाती है। ठीक है ना? तो T12 से L3 के बीच में किडनी का पोजीशन होता है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे और जो है वो 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में किडनी का लोकेशन देखने मिलता है आपको, पाई जाती है वहां पर वो। के और मेल में किडनी फीमेल से थोड़ी बड़ी होती है और लेफ्ट किडनी साइज में राइट किडनी से बड़ी होती है। किडनी इज अ वीन सब स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ द पैरेन्काइमा। जो सेल्स टिश्यू इसके अंदर भरा होता है उसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। अब ये मत करना कि बॉटनी वाला पैरेन्काइमा दिमाग में ले आया यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, पैरेन्काइमा बेसल टिश्यू के लिए हम पैरेन्काइमा वर्ड का यूज करते हैं, फंडामेंटल टिश्यू के लिए। ठीक है, तो किडनी में अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, रीनल पैरेन्काइमा। इसके लिए सही वर्ड यूज करते हैं हम रीनल पैरेन्काइमा। ठीक, फिर पैरेन्काइमा के अंदर क्या क्या होता है? रीनल, इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला आपको देखने मिलता है। पेरिफेरी वाला भाग होता है इसका रीनल कॉर्टेक्स होता है, बीच वाला भाग इसका मेडुला होता है। फिर जो भी यहाँ इसके अलग अलग हिस्से जो होते हैं उनको कलेक्ट करने वाला एक सिस्टम होता है पूरा, यानी जो किडनी के अंदर अलग अलग हिस्से जो होते हैं वहां से जो है वो एक कलेक्टिंग सिस्टम पूरा बनता है। और वो कलेक्टिंग सिस्टम में जो है कई सारी हमको जो है वो समझ लीजिए कई सारी स्मॉल फनल दिखाई पड़ती है जो एक बड़ी फनल में कन्वर्ट होती है। चलिए आगे डायग्राम देखते हैं, कैलाइसिस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, जो फाइनली यूरेटर में यूरिन को जो है वो यूरिन को प्रोवाइड करती है वो। ठीक है, और किडनी जो होती है वो उसको सप्लाई कौन करता है? रीनल आर्टरी, उसको एक सिंगल रीनल आर्टरी जो उसको सप्लाई करती है किडनी को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बात सुनेंगे। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। अब क्या बोलना चाह रहा है आपसे? वो कह रहा है आपसे कि आपको पता है इतनी तो बात कि आपकी जो किडनी है वो ऐसी है वीन शेप। ठीक है, इसका ये वाला सरफेस जो है वो है कॉन्वेक्स सरफेस, और ये वाला सरफेस क्या है इसका? ये है कॉनकेव सरफेस है। अरे यार लेंस तो पढ़े होंगे ना। ठीक है, ऐसा लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा लेंस जो होता है वो कॉनकेव लेंस है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। ठीक, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो किडनी का जो इनर अंदर तक वाला जो कॉनकेव सरफेस है, इनर क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि ये वाला हिस्सा जो है वो पेरिफेरी तरफ है, ये और ये बीच की तरफ है, अंदर तरफ हिस्सा के। यानी किडनी ऐसा है तो ये वाला हिस्सा जो है वो पेरिफेरी तरफ है और ये वाला अंदर तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से क्या होता है? यहां पे आप देखिए टुवर्ड्स द इनर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। के किडनी का मैंने आपसे कहा कि किडनी का ये मैंने बनाया किडनी को कॉन्केव सरफेस, वहां पर आपको एक नोच दिखाई पड़ता है, ऐसा नोच दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये नोच जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम हाइलम कहते हैं। क्या हाइलम कहते हैं? देयर इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस पे हमें एक नोच, एक उभार दिखाई पड़ता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। और इस हाइलम के थ्रू जो है यूरेटर इससे बाहर निकलता है, ब्लड वेसल जुड़ी होती है, नर्व इसमें इंटर करती है। ठीक है, तो यहां से हमने कहा ये जो हिस्सा यहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है, यहीं से जो है अपने कहा कि हमने कहा ये आर्टरी का सप्लाई भी यहीं से हो रहा है अपना। ठीक है, ठीक है, वीन जो होता है हमने कहा कि ये जो वीनस सप्लाई है वो भी यहीं से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा नर्व की जो एंट्री वो भी यहीं से हो रही है। ठीक है, ठीक, तो देयर इज ए पॉइंट एंड किडनी में इंटर करने के लिए एक पॉइंट है, वो पॉइंट कॉन्केव सरफेस तरफ प्रेजेंट है, उसे हमने हाइलम कहा। क्लियर? ठीक है, फिर इनर टू हाइलम से अंदर एक बड़ा ब्रॉड फनल के समान स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है, एक फनल से स्पेस देखने मिलता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये फनल क्या काम करता है? ये फनल में जो है वो कई सारे हमको छोटे छोटे फनल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम कैलाइसिस कहते हैं, विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि किडनी के अलग अलग हिस्से में जो यूरिन बनते हैं सबको इकट्ठा करके एक बड़ी सी हिस्से में डालते हैं, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि बड़ी फनल के समान है, एक बड़ी फनल के समान होता है। चलिए डायग्राम देते ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए नाउ फोकस ऑन द डायग्राम, के इमेज पर जो है फोकस कीजिएगा बेटा। ठीक है ना, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे हाइलम के ऊपर के, हाइलम ऑफ किडनी।
हाइलम ऑफ किडनी, किडनी के हम हाइलम को देख रहे हैं बेटा, है ना, ठीक है। देखो अब गौर से देखो इसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, रीनल आर्टरी अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रही है, रीनल वीन बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रही है, दिख रही है बेटा आपको, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे नर्व की सप्लाई होगी और यूरेटर आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना बेटा के। तो जो एंट्री पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, हम इसको अलग एक काम करते हैं, हम कौन सा रंग यूज करें, यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, चलेगा ना, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है दिस पोर्शन के, ये जो है ये है हाइलम, ये है हाइलम, दिस दी हाइलम, ठीक है ना। जहां पर आप देख रहे हो कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई अंदर जा रही है, नर्व अंदर जा रही है, यूरेटर बाहर निकला वो हाइलम के। अब हाइलम से अंदर देखिए आप, हाइलम से अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको हाइलम से अंदर दिखाई पड़ रहा है एक फनल के समान हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये देखो, अब गौर से देखो कि किडनी का ये जो हिस्सा पेरिफेरी वाला हिस्सा क्या है, वो कॉर्टेक्स है, पेरिफेरी वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, क्लियर। अंदर वाला हिस्सा क्या है इसका, मेडुला है। आप गौर से देखिए एक चीज आपको दिखाई पड़ रहा है कि कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा ऐसा है, दो मेडुला के बीच में कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ धस गया है, एंड देयर इज अ पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स जो दो मेडुला के बीच में प्रेजेंट के, जिससे मैंने कहा रीनल मेडुला, एक ये रीनल मेडुला, ये अगला रीनल मेडुला, देखो ये मैंने कहा ये रीनल मेडुला, मैं एमएम लिख दूं यहाँ पे, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला एंड रीनल मेडुला, है ना बेटा, ठीक है। समझने के लिए हमने एमएम लिख दिया के। अब मेडुला वाला हिस्सा हो गया ये, ठीक है। अब पेरिफेरी वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का आप देखिए, कॉर्टेक्स का एक हिस्सा जो अंदर की ओर धस रहा है, जो मेडुला को सेपरेट कर रहा है, दो मेडुला के बीच में प्रेजेंटेड के, इसे बोला हमने रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन के, बर्टीनीज कॉलम कहते हैं इसको हम, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन कहते हैं। अब आप खुद डायग्राम देख के बताइए मुझे कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन या बर्टीनीज कॉलम जो है वो क्या है एक्चुअली में वो दो मेडुला को अलग अलग सेपरेट करने के बीच में अंदर धसे हुए वो क्या है, वो कॉर्टेक्स के हिस्से हैं वो, ठीक है ना, यहां तक समझ बात है। चलिए अब फोकस करते हैं मेडुला पे, ठीक है। हर एक मेडुला जो है वो यूरिन को बनाने में इन्वॉल्व है, यानी यूरिन, इट इज वेरी मच इन्वॉल्व फॉर द यूरिन फॉर्म, ये यूरिन को बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी हम इतना ही समझते हैं, अभी हम अंदर टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते हैं। तो मतलब एक मेडुला में यूरिन बनी, तब यूरिन को कहीं छोड़ना तो पड़ेगा, तो इसका अपना एक छोटा फनल ये मैंने कहा स्मॉल फनल ये यहाँ पे छोड़ा इस नेट के। दूसरा मेडुला यूरिन को बनाया, एक स्मॉल फनल उसने यहाँ पे छोड़ा, उसने ये स्मॉल फनल के, दिख रहे हैं आपके ऐसे स्मॉल फनल देखते हैं आपके, ये स्मॉल फनल, ठीक है ना, दिख रहे हैं आपके, ये देखिए, है ना। और सारे स्मॉल फनल मिलके क्या हो रहा है आप देखिए, ये भी स्मॉल फनल क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्मॉल फनल है ना। देखो बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि हर एक मेडुला यूरिन बनाने में इन्वॉल्व है, और फाइनली क्या हो रहा है कि सारे स्मॉल फनल मिलके क्या बन गया, एक बड़ा सा फनल बन गया, ठीक है। माइनर कैलिक्स, छोटे फनल को हमने क्या बोला, माइनर कैलिक्स कहा इसको हमने, बड़े फनल को क्या बोला हमने, मेजर कैलिक्स कहा इसको हमने, ठीक है। और फाइनली हमें क्या दिखाई पड़ा, एक बड़ा सा हिस्सा दिखाई पड़ा जो कि बड़ी फनल के रूप में है, ठीक है। ये हिस्सा एक बड़ी फनल के रूप में, सारे फनल यहां के जुड़ गए और इसने यूरेटर को सप्लाई कर दिया। ये हिस्सा है रीनल पेल्विस, क्लियर। अब डायग्राम को गौर से देखिए कि कुछ नहीं है बेटा, छोटी छोटी फनल के जुड़े हैं। देखो मैंने कहा छोटी फनल थी एक, माइनर कैलिक्स के, ठीक है। जुड़ने पर क्या, ये माइनर कैलिक्स के जुड़ने पर क्या बन गया, बन गया ये मेजर कैलिक्स बन गया, ये मेजर, और मेजर कैलिक्स से यहां पे जब इसको यूरिन को बाहर निकाला गया तो ये क्या बन गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर कैलिक्स हो गया, ये माइनर कैलिक्स हो गया बेटा, माइनर कैलिक्स हो गया ये, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये रीनल पेल्विस हो गया, ये है ना, क्लियर, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रखिए, एकदम बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है बेटा, क्लियर। चलिए फिर अब देखो सुन, अब किडनी जो होती है उसको अब हम बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर सुनेंगे हम, क्योंकि हम हर एक लाइन को हम बड़े ध्यान से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि किडनी का जो आउटर लेयर होता है वो एक टफ कैप्सूल से घिरा होता है, भाई देखो प्रोटेक्टिव कवरिंग तो चाहिए ना उसको के, तो मैंने कहा आपका, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं उसे, तो रीनल कैप्सूल इज ए टफ कैप्सूल जो कि किडनी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर। फिर आप देख रहे हैं कि आपको किडनी में रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला देखने मिलते हैं आपको के, और कॉर्टेक्स का जो हिस्सा रीनल मेडुला के अंदर धसा होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, आउटर जोन कॉर्टेक्स होता है और इनर जोन इसका क्या होता है, इनर जोन उसका मेडुला होता है। आउटर जोन इसका कॉर्टेक्स होता है, इनर जोन उसका क्या होता है बेटा, मेडुला होता है, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। देखिए
अगेन नाउ फिगर 19.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फिगर 19.2 देख रहे हैं हम। और मैं एक बात लिख रहा हूं यहां पे के 2020 नीट आएगा मतलब आएगा, समझ गए बात को? मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा कि अब एकदम अटेंटिव होकर सुनिए इसको कि अब इसकी हम वही काम करेंगे जो पहले भी किया था, ठीक है? क्या काम करेंगे? इस डायग्राम के हिस्से को समझेंगे और लेवलिंग के लिए अपना एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपके हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से? रीनल कैप्सूल से शुरुआत करते हैं, रीनल कैप्सूल के। तो हमने क्या कहा, सबसे बाहर जो आउटर हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो है रीनल कैप्सूल। मैंने नंबर 1 से इसको लेवल कर दिया, रीनल कैप्सूल, ठीक है? रीनल कैप्सूल, ठीक है? देख रहे हैं आप। फिर क्या देखा आपने? किडनी का जो आउटर पोर्शन है, पेरिफेरल पार्ट है, उसको क्या बोला आपने? उसको आपने बोल दिया रीनल कॉर्टेक्स। आपने रीनल कॉर्टेक्स का पेरिफेरी वाले भाग को हमने क्या बोला? रीनल कॉर्टेक्स का। चलो ठीक है, कॉर्टेक्स को हमने 2 नंबर से लेवलिंग कर दिया हमने, ठीक है ना? ये कॉर्टेक्स हो गया आपका, ये आपका रीनल कैप्सूल हो गया आपका, ठीक है? फिर हमने क्या देखा? हमें क्या दिखाई पड़ा? हमें दिखाई पड़ा यहां पर कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से जो कि मेडुला के अंदर धसे हुए थे। कॉर्टेक्स के हिस्से जो मेडुला के अंदर धसे हुए थे उनको क्या बोला? उनको बोला हमने रीनल कॉलम बोला। उनको हमने रीनल कॉलम बोला, या कॉलम ऑफ बर्टीन, या वर्टिनीज कॉलम कहते हैं उसको। ये लेवल क्या आपने? नंबर 3, ठीक है? दिस इज दी, ठीक है? क्लियर? फिर जो अंदरूनी हिस्सा था किडनी का उसे क्या बोला हमने? मेडुलरी पिरामिड बोला हमने क्या बोला इसको? मेडुला बोला हमने। और पिरामिड के शेप का दिखाई पड़ रहा है इसको, इसलिए उसको हमने मेडुलरी पिरामिड बोल दिया इसको हमने, ठीक है ना बेटा? यानी जो अंदर का जो हिस्सा है इसका जो रीनल मेडुला है वो पिरामिड के समान दिखाई पड़ रहा है, तो उसने क्या बोला उसको? रीनल मेडुलरी पिरामिड। क्या बोला? मेडुलरी पिरामिड कहा उसको हमने, ठीक है ना? क्लियर? फिर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से फनल पाइप निकल रहे हैं जो एक बड़े फनल में जाकर जुड़ रहे हैं। तो हमने क्या कहा? हमने दिखाई पड़ा है कैलिक्स। छोटे छोटे फनल दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर दी कैलिक्स। ये क्या? ये है कैलिक्स है। ये क्या बेटा? ये कैलिक्स है, ठीक है? क्लियर है ना? और एक बड़ा सा हिस्सा जहां से यूरिन इकट्ठा होकर डायरेक्ट यूरेटर को सप्लाई होगा, जहां पर यूरिन इकट्ठा होकर यूरेटर को सप्लाई होगा, वो हिस्सा क्या? वो हिस्सा है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, दिस इज द रीनल पेल्विस, ठीक है? एंड लास्टली जहां से फिर पेल्विस से कनेक्ट होके जो है यूरिन को जो ब्लैडर तक लेके जाएगा वो क्या? वो है यूरेटर, वो हिस्सा है यूरेटर, ठीक है? तो आपके सामने डायग्राम में मैंने फिगर 19.2 में मैंने 1 से लेकर 7 तक मैंने मार्किंग्स कर दिए हैं। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड अगेन ए क्वेश्चन। और देखो बेटा, ऐसा आलस नहीं करना आंसर करने में, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर करो यार, है ना? ठीक है? तब तो मजा आएगा कि हम साथ पढ़ रहे हैं यार, नहीं तो क्या मतलब का है ना? मैं बोले चले जा रहा हूं, तुम सुने चले जा रहे हो, उठ के कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी आवाज आई भाई छोटे भाई ने क्या किया, दरवाजा जोर से लगा दिया, उसकी वजह वहां ध्यान चला गया। ऐसा नहीं करो यार, ठीक है? अरे हम भले ही देखो, ये देखो ऐसा है, भले ही से मैं आपके पास नहीं जो है 1 to 1 हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, यानी हमारा जो दिल का कनेक्शन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ठीक है? मैं बताऊं आपको कि मैं हर समय है ना, मैं हर समय यही सोचता हूं कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं कमांडोज के, वो लाइफ में कुछ अच्छा करें, ठीक है? मतलब पता नहीं आप लोगों से कोई अटैचमेंट हो गया, कोई दिली लगाव हो गया है, जिसके चलते मैं हर बार ये सोचता हूं कि आप अच्छा करें, कुछ गलत ना हो, ठीक है? तो अभी मेरे कमांडो मुझे जो है वो 1 से लेकर 7 तक की लेवलिंग को आंसर करेंगे। अभी चलिए बताइए 1 to 7 के, मैं स्क्रीनशॉट लीजिए 1 से लेकर 7 तक का, मुझे लेवलिंग करके दीजिए अभी तुरंत, कि अभी याद रहना चाहिए। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कॉनिकल मासेस। तो मैंने कहा ना, मेडुला जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो कई हिस्सों में बटा, क्योंकि बीच में क्या है? कॉर्टेक्स की पट्टी आ गई है, और वो कॉर्टेक्स की पट्टी क्या है? कॉलम ऑफ वर्टिन, रीनल कॉलम के। तो हर एक मेडुला जो है वो एक हमें जो है वो कॉनिकल शेप का दिखाई पड़ रहा है के। तो कॉनिकल मासेस, उसे क्या बोला हमने? मेडुलरी पिरामिड बोला हमने, ठीक? प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस और कैलिक्स के, किसमें खुलता है? ये माइनर कैलिक्स में खुलता है, और माइनर कैलिक्स से कहां जाता है? ये देन ये कनेक्ट होकर आता है मेजर कैलिक्स बनता है, और मेजर कैलिक्स से क्या बनता है? रीनल पेल्विस बनता है ना बेटा? ठीक है? मतलब मैंने कहा था ना, याद करो, हम डायग्राम में हमने कहा था कि ये मेडुला है, मैंने कहा था ये मेडुला है मान लो, ठीक है? तो मैंने कहा था कि देखो यूरिन बनेगा यहाँ पे,
है ना, ये बनाया, इसमें यूरिन को उसने बनाया और उसने यहाँ सप्लाई कर दिया अटके, फिर अगली बार अगले मेडुला के पास अटके, ऐसे क्या हो रहा है, ये बन रहे हैं कैलिक्स बन रहे हैं, है ना, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स की एक पट्टी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम रीनल कॉलम कहते हैं, या कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं, या कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, या वर्टिन्स कॉलम कहते हैं, तो इसे हम रीनल कॉलम कहते हैं या कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड in between the medullary pyramids as renal column called the column of Vertini। तो column of Vertini क्या होता है, one of the very frequently asked question के। तो मैंने क्या कहा बेटा कि column of Vertini क्या होता है, ये वो हिस्सा होता है जो कॉर्टेक्स का जो रीनल कॉलम जो कि मेडुला के अंदर तक जो है, मेडुला को दो हिस्सों में बांटता है, कोनिकल पिरामिड के बीच में प्रेजेंट होता है, कोनिकल मेडुलरी पिरामिड के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक, देखिए ध्यान से। अगेन प्लीज फोकस ऑन द इमेज, है ना बेटा, देखो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, देन क्या देख रहे हैं आप, रीनल मेडुला के, मेडुला को गौर से देखिए, मेडुला आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसा, देख रहे हैं आप, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसा, दिख रहा है बेटा, कैसा है ये, मेडुलरी कौन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, कॉनिक मेडुलरी पिरामिड बोला, पिरामिड के समान दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है बेटा, पिरामिड के समान, मतलब एक तरीके से ट्राइंगल या पिरामिड के समान हमें ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये हमने कहा ये हो गया है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है ना, रीनल पिरामिड बोला हमने, ठीक है, या हमने इसको रीनल मेडुला बोला हमने, मेडुलरी पिरामिड का है इसको हमने, ठीक है। अब देखिए ये जो मेडुलरी पिरामिड है वो कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये देखिए छोटे पाइप में ओपन हो रहे हैं, एक छोटे पाइप में, देख रहे हैं, छोटे पाइप में ओपन हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पाइप में ओपन हो रहे हैं, है ना, ये छोटे छोटे पाइप जैसे स्ट्रक्चर क्या है, ये है कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स, बेसिकली ये क्या है, ये है माइनर कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स, दीज आर दी माइनर कैलिक्स, ठीक है ना, क्लियर है ना, यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, और क्या लिखा है ना, और ये माइनर कैलिक्स में आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा ये मेजर कैलिक्स बन जाएगा, देन रीनल पेल्विस बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप कॉर्टेक्स का हिस्सा, ये मैंने कहा आपसे, कॉर्टेक्स का हिस्सा जो कि ये मैंने क्या कहा, ये पूरा क्या कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का एक हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा देखिए आप, देखिए ये कॉर्टेक्स का हिस्सा कहां गया, अंदर आ गया, कहां पे, दो मेडुला के बीच में कॉर्टेक्स का हिस्सा प्रेजेंट से, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिन बोला हमने, वर्टिनी कॉलम बोला इसको हमने, क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब इमेज को ध्यान देखिए, फिर से अलग हमने इमेज को लिया पे, और देखो बेटा मैं आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाता हूं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि चैप्टर में आपको जो है वो एकदम समझ में आए कि क्या चीज कहां पर। देखिए सबसे बाहर फाइब्रस कैप्सूल है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, रिनल कॉर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है, देन आपको रिनल मेडुला दिखाई पड़ रहा है जो कि कॉनिकल शेप का है, फिर आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिनल पिरामिड में आपके बीच में आप क्या देख रहे हैं, आपको रिनल कॉलम दिखाई पड़ रहा है। रिनल कॉलम क्या होते हैं, ये कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ उभार होते हैं। फिर आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई एक चीज देखिए आप, रिनल आर्टरी अंदर जाने के बाद कई ब्रांचेस में बढ़ गई है और सब जगह पे हर हिस्से में रिनल कॉलम के रिनल मेडुला के हर हिस्से तक वो पहुंच रही है, ठीक है। फिर आपने देखा माइनर कैलिक्स दिखाई पड़ रहा है, मेजर कैलिक्स आपको दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर आपने क्या देखा, पेल्विस आपको दिखाई पड़ रहा है, देन यूरेटर दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। और हाइलम वो हिस्सा है जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है, रिनल आर्टरी अंदर आ रही है, रिनल वीन बाहर निकल रही है, और नर्व की सप्लाई वहीं से होती है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। के याद रखिएगा, किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं हेपेटोसाइट लिवर के अंदर होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होते हैं, हेपेटोसाइट लिवर के अंदर होते हैं। वैसे ही हमने क्या बोला कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर होते हैं के। और कितना होता संख्या में, हमने कहा कि हर एक किडनी में 1 मिलियन 10 लाख के 1 मिलियन मतलब 10 लाख की बात करें, 10 लाख जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने में मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब लंबी ट्यूब के समान होते हैं स्ट्रक्चर के, और ये इसकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होते हैं। क्लियर, ठीक है। देखिए अगेन हम कहां आ गए, फिगर 19.3। अगेन हम एनसीईआरटी के अंदर आ गए बेटा रैपिड के, और अभी हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के बारे में हमको यह मालूम चला कि इनकी जो संख्या होती है वो तकरीबन 10 लाख होती है एक किडनी के अंदर के, 1 मिलियन के, मतलब 1 मिलियन इनका संख्या होता है, ठीक है। दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पहले से मालूम चल गया हमको के। अब यही तो वो स्ट्रक्चर है, यही वो स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, यही वो स्ट्रक्चर है जो किडनी की फंक्शन यूनिट है, यही वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन को बनाने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इनको देखें हम, तो देखिए
मैंने क्या कहा था आपसे कि ध्यान देना कि जो रीनल आर्टरी अंदर आ रही है ना, वो कई सारी ब्रांचेस में बढ़ गई अंदर आके किडनी में के, और हर एक नेफ्रॉन को एक कैपिलरी का टफ्ट सप्लाई होता है। देयर इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ने कैपिलरी का एक पूरा का पूरा जाल जो है हर एक नेफ्रॉन को सप्लाई होता है। हर एक नेफ्रॉन एक प्रकार से एक छलनी के समान है, एक प्रकार से एक जो है फिल्ट्रेशन यूनिट के समान है वो, ठीक है। तो उसको पहले अब फिल्टर किसको फिल्टर कर रहे हो आप ब्लड को फिल्टर कर रहे हो। ब्लड को फिल्टर कर रहे हो तो ब्लड तो सप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जब ब्लड को फिल्टर करना नेफ्रॉन से, तो ब्लड की सप्लाई वहां पर होना चाहिए। तो क्या किया हमने कहा कि आर्ट्रियोल जो है, याद रखिए बायोलॉजी में एक वर्ड और यूज रखना के, आने वाला एफरेंट, जाने वाला इफरेंट, ठीक है। जो पास आएगा एफरेंट है, जो दूर जाएगा वो इफरेंट के। ई फॉर एग्जिट, जाना बाहर निकलना, ई फॉर एग्जिट बाहर निकलना, ई फॉर इफरेंट बाहर निकलना के, ठीक है। ए फॉर आगमन, आना, ठीक है ना, हिंदी वर्ड यूज करेंगे के। ए फॉर आगमन एफरेंट के, एफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला, एफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आया, इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके बाहर गया, लेकिन दोनों आर्ट्रियोल फाइनली क्या गए, वो उन्होंने एक कैपिलरी का जाल बनाया। उस कैपिलरी के जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, बोलते हैं उसको। क्या हमने कहा, ये है, हमको दिखाई पड़ रहा है, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ठीक। फिर जहां से हमारा नेफ्रॉन शुरू हुआ, वहां पे एक ग्लोमेरुलस को घेरने वाला एक जो है वो स्ट्रक्चर था, उससे क्या बोला हमने, बोमन्स कैप्सूल कहा, हमें दिखाई पड़ रहा, दिस इज द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, क्लियर। फिर बोमन्स कैप्सूल से एक ट्यूब निकला, और वो ट्यूब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ट्यूब जो आपको फिल्ट्रेशन है, तो फिल्टर करने में आपको कई सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि कैसे बनता है यूनिट के। तो अभी हमने क्या बोला कि जो ग्लोमेरुलस के सबसे पास वाला जो ट्यूब था, उसे बोला प्रॉक्सिमल, मतलब पास वाला, पी फॉर पास वाला, पी फॉर प्रॉक्सिमल के, डी फॉर दूर वाला, डी फॉर डिस्टल। सब तो हिंदी है यार, कुछ तो नहीं है इंग्लिश के। तो मैंने क्या बोला, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, ठीक है, डिस्टल मतलब दूर वाला, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर वाला, पी फॉर पास वाला, पी फॉर प्रॉक्सिमल। तो जो और मुड़ा हुआ, मुड़ा तुड़ा, क्या मुड़ा तुड़ा टेढ़ा आड़ा कॉन्वोल्यूटेड, मुड़ा तुड़ा टेढ़ा आड़ा कन्वोल्यूटेड के। हमने क्या बोला, हमने कहा ऐसा ट्यूब जो पास में मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूर दिखाई पड़ रहा है मुड़ा हुआ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर ऐसा हिस्सा जो लूप के समान दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उसे बोला हमने हैंडलेस लूप बोला हमने। अब लूप कोई भी लूप बनेगा तो एक हिस्सा नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, ठीक है। हमने बोला डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग डाउन, डिसेंडिंग डाउन, असेंडिंग एसेंट या ऊपर, है ना बेटा। डिसेंडिंग तो हमने डिसेंडिंग लिंब बोला, अब असेंडिंग लिंब बोला, ये हो गया आपका हैंडलेस लूप हो गया के। अब ये पूरा फिल्ट्रेशन में क्या करना है, पूरे फिल्ट्रेशन में जो है आपको ब्लड की सप्लाई को बकायदा मैनेज करना है, और आपको जो भी फिल्टर कर रहे हैं, आपको सॉल्ट अंदर लेने, सॉल्ट बाहर निकालने, क्या करना है हम पढ़ेंगे कि फिल्टर काउंटर करंट मैकेनिज्म में। अभी इतना ध्यान रखना है हमें कि देयर इज ए सप्लाई ऑफ कैपिलरी के, एक कैपिलरी सप्लाई होती है जो बकायदा पैरेलल चलती है लूप ऑफ हैंडले के, उसे बोलते हैं वासा रेक्टा, बोलते हैं उनके वासा रेक्टा के, ठीक है, वासा रेक्टा कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या अभी इतना समझिए आपकी इसे वासा, बहुत डिटेल का मतलब ये मत सोचना कि मेडिकल के लेवल पे जाऊंगा, कि मतलब ये एनसीईआरटी में रखा ना, तो बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी कवर करते हुए पढ़ेंगे के। तो वासा रेक्टा हमने कहा ये क्या है, यही वासा रेक्टा मतलब कैपिलरी का एक हिस्सा जो कि पैरेलल चल रहा है, देयर इज ए पेरीट्यूबुलर पेरीकैपिलरी नेटवर्क है जो लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल चल रहा है बकायदा, ताकि फिल्ट्रेशन में हेल्प मिल सके कि किसको अंदर बाहर भेजना है, ये आप ब्लड से कुछ करना है, फिल्टर ब्लड से तो करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर जब डिस्टल कम्युनिटी दूर वाला मुड़ा तुड़ा ट्यूब्यूल फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल गया। कलेक्टिंग डक्ट क्या हुआ, भैया सब अपना अपना यूरिन दे दो, सब अपना अपना यूरिन दे दो, एक नेफ्रॉन से तुम भी अपना यूरिन दो, तुम भी अपना यूरिन दो, जितने नेफ्रॉन सब जाके जुड़ गए फाइनली, और ये कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिन को इकट्ठा किया और आगे भेज दिया इसको नट के। दिस इज दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल डक्ट एंड ट्यूब्यूल के। इसकी लेवलिंग भी करना है अपने को के। तो अब एक काम करते हैं बेटा, फिर से पूरी मेहनत करते हैं, है ना। फिर मेहनत करने से डरोगे क्या, बताओ, नहीं ना, कोई डरता है मेहनत करने से, नहीं डरेगा कोई आदमी, ठीक है। क्यों नहीं डरेगा, क्योंकि वो कमांडो है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है। मैं कहता हूं बेटा आपके पास में आपके पास दो ही चॉइस है लाइफ में, जीतना है
या फिर रुक जाना है। मैं कहता हूं हार तो कभी होता नहीं लाइफ में, जब तक आप हार स्वीकार ना कर लें हार नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिए आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, दैट विल नेवर कम फ्री टू योर लाइफ। यू हैव टू गिव योर 100% के, आपको अपना जीवन का 100% देना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है वो चीजें आपकी तरफ आएंगी उठ के। मैं चाहता हूं एक क्रांति, मैं चाहता हूं एक परिवर्तन, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो मेडिकल में जो अच्छे, जो किसी अभाव के चलते क्लासेस ना कर पाने के चलते नहीं जा पाते हैं, या जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, वो भी यहां पर जुड़ के। मैं कल एक देखा, कल मैंने मेरे पास एक मेल था कि किसको, एक बच्चे ने मुझे मेल किया कि मैं फला XYZ क्लास में हूं, मैंने 5 लाख रुपए जो है 2 साल का फीस भरा और उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देन आई कम टू गो टू द क्लास, देन आई कम टू माय हॉस्टल, और मैं उसका 5-6 घंटे बायोमेंटर्स का लेक्चर सुनता हूं, मुझे जो है वो वहां समझ में आता है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सोने को वक्त नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं एक बात कहता हूं, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो आई एम दी वर्स्ट टीचर फॉर यू, आई एम नॉट गुड फॉर यू, के। और मैं जब, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं, कोई खुशफहमी नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है कि आई एम जस्ट एन एवरेज टीचर, आई एम जस्ट एन एवरेज मैन, आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन, ठीक है। बट मुझे इस बात का जो है वो यकीन है कि आई एम द ऑनेस्ट एंड आई एम द पर्सन विद द पैशन, ठीक है, हु रियली वांट टू चेंज, ठीक है ना। I am not a sellable person. क्या you cannot, nobody, no company in this world can purchase me. के they don't have guts to purchase me. के तो आप देखेंगे बहुत सारे चैनल, इसको बिक गया, उसको बिक गया, उसको चला गया, इसने खरीद लिया, उसने नहीं। बट बायोमेंटर्स अपने दम पर ही वो बना रहेगा, क्योंकि उसके पास में है सच्चे कमांडोस के, और सच्चे कमांडो, सच्ची भावनाएं कभी भी बिकाऊ नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमको कोई भी एफर्ट जो हमारे वो करना है हमें, जो हमको हमारी मंजिल तक लेके जाता है उठ के। सपने हमारे जो है वो आलस्य का शिकार नहीं होना चाहिए, के कोई आलस्य नहीं के। तो अभी क्या करना है, अभी करना यह है कि इसको मिटा के फिर से लेवलिंग का खेल करना है, बेट के। चलो हम यहां शुरुआत करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं, यहां से, ठीक है ना। अभी देखो बेटा, मैं अभी करूंगा, बहुत सारा मेहनत करूंगा आपके साथ में, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेवलिंग नंबर 1, ठीक है, ये क्या है, फिर मैंने कहा इसको मिटाया मैंने, और मैंने कहा ये हो गया है 2 नंबर, ठीक है। फिर मैंने इसको मिटाया यहाँ पे, है ना, ठीक है, पहले मिटाना पड़ता है यार, है ना, ठीक है। इसको मिटाया मैंने यहाँ पे, ये हो गया है 3 नंबर, ठीक है। देन इसको मिटाया मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नंबर 4, है ना बेटा, ठीक है। दिस इज दी नंबर 4, क्लियर। देन फिर मिटाते हैं हम इसको, हमने इसको मिटाया यहां पे, ठीक है। दिस इज दी नंबर 5, ठीक है। नंबर 6, ठीक है। हम ये बेटा ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये बहुत काम आएगा हमारे के। नंबर 7, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है एग्जाम के अंदर, क्या। नंबर 8, ठीक है। नंबर 9, ठीक है। जानबूझ के मैं थोड़ा सा नीचे नंबरिंग को आगे पीछे कर रहा हूं। नंबर 10, नंबर जो है वो 10, द नंबर 11, ठीक है। अगेन आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको बताना है 1 से लेकर 11 तक क्या है, के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के आपको सबकी नंबरिंग करना है, मतलब करना है, के ताकि आप बिल्कुल भूल ना जाए कोई चीज को, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब हम समझ गए बात को। तो हमने कहा कि हर एक नेफ्रॉन में क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन में 2 हिस्से हैं, एक तो है ग्लोमेरुलस, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, देखा आपने, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या था, वो आई के जो है एफरेंट एट्रियोल आया, ठीक है, इफरेंट बाहर निकला, और वो जो टफ्ट था वो क्या था, वो था ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। देखिए ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, very IMP formed by the efferent आने वाला efferent arteriole,
ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। एक एक चीज मैंने कहा था ना, रीनल आर्टरी का कई ब्रांचिंग होती है, वो ब्रांचिंग जो कहां आ रही है बेटा, जो नेफ्रॉन तक आ रही ब्रांचिंग, वो क्या थी, वो एफरेंट आर्टेरियोल था, उसने टफ कैपिलरी को बनाया, ठीक है ना। फिर ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल के, और जिस ब्लड को जो है कहां से लेके गया इसको, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड को जो है वो कैरिड किया गया, बाहर तब लेके गया, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। देखा ना इमेज में हमने, देखिए आप, है ना, क्या देख रहे हो आप देखो बेटा, अभी ये मत कहना कि ये जो है अभी ये ब्लड से केवल फिल्ट्रेशन में यूज किया, कि ये ब्लड वीनस ब्लड नहीं है, कि ये ब्लड केवल आया था फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो केमिकल फिल्ट्रेशन के लिए, जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो अपना सब्सटेंस देने के अपना हम समझेंगे कि हमने कहा कि जो सीक्रेशंस को लेना उसके लिए ब्लड आया हुआ था वहां पर, ठीक है। तो देखिए लोबुलर आर्टरी, जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी का जो बड़ा ब्रांच है वो इंटरलोबुलर आर्टरी है, और उससे क्या निकला, उससे निकला एफरेंट एट्रियोल निकला उससे, और एफरेंट एट्रियोल ने फाइनली क्या बनाया, उसने ग्लोमेरुलर बनाया, उसने क्या बनाया, उसने बनाया अपना ये ग्लोमेरुलस को बनाया अंदर उसने, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमने क्या कहा, फाइनली हमने देखा कि जो है वो ग्लोमेरुलस को उसने बनाया, और फाइनली इफरेंट एट्रियोल जो है वो बाहर तरफ निकला है। दिस इज दी ग्लोमेरुलस, के हम इमेज, ये है ग्लोमेरुलस, दिस इज दी ग्लोमेरुलस, है ना, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये ग्लोमेरुलस है, क्लियर, ठीक। फिर क्या देख रहे हो आप, ये जो इफरेंट एट्रियोल, देखिए ध्यान से, जो इफरेंट एट्रियोल है ना, ये फिर गया है कहां पर, ये फिर गया है कहां पर, ये गया है बाकायदा जो है वो बाकायदा पूरे नेफ्रॉन को सप्लाई किया, पूरे नेफ्रॉन को उसने सप्लाई किया, पूरे नेफ्रॉन को उसने सप्लाई किया। और देखिए आप, लूप ऑफ हेनले के साथ में दिखाई पड़ रहा है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नर्वक, हमको लूप ऑफ हेनले के साथ में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। देखिए नाउ दिस इमेज इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के, और ये एम्स के अंदर बेटा एग्जाम में पूछी गई इमेज है के। तो एफरेंट एट्रियोल अंदर लेके आ रहा है ब्लड को, इफरेंट एट्रियोल से ब्लड बाहर निकल रहा है, और आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ग्लोमेरुलस दिखाई पड़ रहा है के, और जिससे कि फिल्टर होकर सब्सटेंस अंदर आ रहा है कहां पर, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल जो है आप समझ लीजिए कि एक जो है वो उभरा हुआ जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, वैसा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, वो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, ठीक, क्लियर, ठीक है बेटा। देखिए फिर क्या लिखते हैं हमने कहा पे, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप के समान दिखा था ना आपको, उसे क्या बोला, बोमन्स कैप्सूल बोला, और बोमन कैप्सूल इनक्लोजेस दी ग्लोमेरुलस, कोई डाउट उसमें, कोई डाउट नहीं, मैंने कहा ये कप के समान है ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये पीसीटी, ठीक है ना, और ये क्या है, ये बोमन्स कैप्सूल है ये, और इसके अंदर ये क्या दिखाई पड़ा, इसके अंदर हमने कहा कि ये हो गए ये इफरेंट एट्रियोल आया, और ये टफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस बन गया इसके अंदर, है ना, और ये इफरेंट एट्रियोल बाहर निकला, ठीक है ना, एफरेंट एट्रियोल इफरेंट एट्रियोल, है ना बेटा, ठीक है। दिमाग में एकदम इमेज छप जाना चाहिए, मैं इतनी बार बोल रहा हूं, ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि रीनल ट्यूब्यूल जो है वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, और उसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, और ये विच इंक्लूड्स दी ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस along with बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड दी मेल्पिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल के। तो ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के साथ में जो ग्लोमेरुलस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं बेटा, रीनल कैप्सूल कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, मैं कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ में क्या बोलते हैं, मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं या रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं या मेल्पिजियन बॉडी कहते हैं उसे हम, ठीक है। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फ्रॉम एनसीईआरटी 19.4 इमेज देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको एफरेंट एट्रियोल दिखाई पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने फिर वही वाला काम किया, हमने इसको हटाया, यहां से एफरेंट एट्रियोल को हमने हटाया, और यहां पर हमने नंबर डाल दिया, ए डाला नंबर, इस बार हमने ए नंबर डाला यहाँ पे हमने, ठीक है ना, ठीक। फिर क्या देखा हमने देखा कि हमें दिखाई पड़ रहा है दूसरा ये इफरेंट एट्रियोल दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, इफरेंट एट्रियोल है बेटा, है ना। एनसीईआरटी का इमेज एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बी लेवल कर दिया इसको हमने, देन हमने क्या किया, इसको हमने बोमन कैप्सूल जो दे रखा था इमेज में, हमने इसको सी लेवल कर दिया, इसको हमने सी लेवल कर दिया। देन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है जो दे रखा है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने डी लेवल कर दिया है। और एक चीज की लेवलिंग नहीं दे रखी, उसको हम खुद लेवल कर रहे हैं, उसको हमने कहा ये ई हो गया, ठीक है ना, दैट इज दी ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई क्या है ये आपको बताना है, कि लिखना है बेटा और आंसर देना है मेरे को, समझ गए ना, कोई आलस नहीं, मुझे मालूम है आज मैंने बहुत मेहनत करवा ली आपसे, मुझे मालूम है।
लेकिन यार 1 घंटा 10 12 15 मिनट से मैं भी तो बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट करो ना यार, है ना। ठीक है, चलिए देखिए ना, तो एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, देन बोमन कैप्सूल के अंदर आप देख रहे हो ये ग्लोमेरुलस दिखाई पड़ रहा है आपको, और देन दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं अलग अलग इमेज दिखा रहा हूं, दिमाग में एकदम सेट जाए इसके लिए आपको, क्लियर, ठीक है। देखिए ना कैसा होता है ये बड़े, और आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बड़ा अच्छा इमेज, एकदम साफ साफ बतला आपके ब्लड इंटर क्या, इनकमिंग आर्ट्रियोल इज द एफरेंट आर्ट्रियोल, आउटगोइंग आर्ट्रियोल इज द इफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड का फ्लो पक्का है, देखिए पूरा ग्लोमुलस बना है यहाँ पे, और ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है, इट क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट इन द ब्लड ऑफ द ब्लड के। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो ग्लोमुलस से होता है बोमन कैप्सूल तरफ के, तो ग्लोमुलस से जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड है वो कहाँ होता है, वो होता है बोमन कैप्सूल तरफ होता है, ठीक। देन हम देख रहे हैं आउटगोइंग एट्रियोल जो है वो दिखाई पड़ रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमको दिखाई दे रहा है ना, ठीक। फिर द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली क्वाइल नेटवर्क, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं। मैंने कहा ना आपसे, जो पास में है प्रॉक्सिमल है, मुड़ा तुड़ा है कॉन्वर्टेड है, के कई सारे फुट के, उससे हमने ट्यूब्यूल का हमने हाईली क्वाइल लिखा ना के। फिर एक हेयर पिन के समान हमें लूप दिखाई पड़ता है, जो पीसीटी है ना, जो पीसीटी है, देखो हमने क्या कहा, ये हो गया है आपका ग्लोमेरुलस, ये हो गया अपना, ये हो गया बोमन कैप्सूल हो गया है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हो गया है पीसीटी, ठीक है। देन ये हो गया है आपका लूप ऑफ हैनले, है ना, ठीक है। देन ये डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, देखिए तो एक हेयर पिन, ये हमें हेयर पिन के समान हमको लूप ऑफ हैनले दिखाई पड़ता है, जो पीसीटी का अगला भाग होता है, जो डिसेंडिंग और असेंडिंग, इसमें कि नीचे की तरफ आती है और ऊपर जाती हुई लिम्ब दिखाई पड़ती है हमको, क्लियर। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब है के, तो जो असेंडिंग लिम्ब है वो किससे जुड़ रही है, वो डीसीटी, जो डीसीटी है वो क्या है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये है, उससे वो जुड़ जाती है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ध्यान से, देन अगेन लुक वेरी केयरफुली बेटा, एकदम समझते चलना, क्योंकि देखो हमको रटना नहीं यार, यहाँ पे इस चैप्टर में आप रट नहीं सकते, इसको आप समझेंगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा आपको, देखिए एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, ग्लोमेरुलस के बोमन कैप्सूल, मेल्पिजन कैप्सूल, ये हम जानते हैं सब, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, पास वाला है, ठीक है। फिर लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग देन असेंडिंग, ठीक है। और फाइनली लूप ऑफ हैनले कहां जाके जुड़ा, वो जुड़ा था डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, वो जाके जुड़ गया, ठीक है। और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल डीसीटी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके खुल जाता है, वो है ना। देखिए लेवलिंग ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए इसको, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा ये बोमन कैप्सूल, देखिए आप पीसीटी देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये पीसीटी, ठीक है। लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, देन दी हमने क्या थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, देन क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, डीसीटी दिखाई पड़ रहा है, देन कलेक्टिंग डक्ट हमको ये दिखाई पड़ रही है ना, ठीक है, क्लियर। फिर द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, डीसीटी मतलब डिस्टल दूर वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मुड़ा तुड़ा कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के, वो मैनी नेफ्रॉन का डीसीटी जो है वो एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है, उसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मैनी ऑफ विच कन्वर्स एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फाइनली रीनल पेल्विस में जाके वो ओपन होती है, ठीक है, थ्रू दी कैलाइसिस के थ्रू। अब कैलाइसिस क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ठीक है। देखिए आप ना, अब हम किडनी का एक हिस्सा मैग्नीफाई करके, छोटा सा एक हिस्सा लिया हमने, उसको मैग्नीफाई किया, हमने एक नेफ्रॉन देखा, हमने उसको मैग्नीफाई किया, क्या दिखाई पड़ रहा है हमको दिखाई पड़ रहा है बाकायदा कि आप देख रहे हैं कि जो है वो लूप ऑफ हैनले दिख रहा है आपको, वासा रेक्टा दिखाई पड़ रहा है जो पेरी कैपिलरी नेटवर्क के समान है, नेटवर्क के कैपिलरी का एक वो जो लूप ऑफ हैनले को कवर के आसपास है पूरा वासा रेक्टा आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और आप देखिए चूंकि पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है, और आप देख रहे हैं आपका कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखाई पड़ रही है, डीसीटी पीसीटी दिखाई पड़ रहा है, डीसीटी दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना बेटा, ठीक है। देखिए ना, और इंटरेस्टिंग बात यह कि आपका लूप ऑफ हैनले आपको कहां दिखाई पड़ रहा है, आपका लूप ऑफ मोस्ट आप देख रहे हैं न्यूरॉन जो है कॉर्टेक्स, पूरा काम शुरू हुआ कॉर्टेक्स में। आप देखिए गौर से देखिए, अभी आगे बात करेंगे हम के कॉर्टेक्स के अंदर आपको ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, ठीक है, डीसीटी का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लूप ऑफ हैनले बेसिकली वो कहां तक गया, वो लूप ऑफ हैनले जो है वो गया हुआ है कहां तक, वो रीनल मेडुला वाले हिस्से तक गया हुआ है अंदर, ठीक है ना,
ठीक है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला वाले हिस्से से होती हुई कहां, रीनल पेल्विस में आके वो ओपन होती है। क्लियर? द मेल्पिजियन कैप्सूल्स पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ठीक, वेरी वेरी आईएमपी। मैंने कहा ना आपसे कि जो मार्पिजन कॉप्सल है, मार्पिजन कॉप्सल का मतलब क्या हो गया बेटा, मेल्पिजन कॉप्सल का मतलब हो गया है बोमन कैप्सूल एंड दी ग्लोमेरुलस। ठीक है, मेल्पिजन कॉप्सल बोला हमने, वो हुआ, पीसीटी हुआ और डीसीटी हुआ, ये सब कहां होते हैं, ये सब के सब होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहां जाता है, वो मेडुला तक जाता है। वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, वो मेडुला तक पहुंचता है। अभी डायग्राम में देखा, मैंने बताया सबको, है ना। ठीक, इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। कई ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, वो मेडुला तक नहीं पहुंच पाता है, तो इनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब हो गया ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला तक नहीं जा पाता, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए आप ना, क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा बेटा, वो जो है वो लूप ऑफ हेनले अंदर तक नहीं जा पाए। देखिए आप देख रहे हैं, ये यहां पर जो है मेडुला वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए जो डीप तक गया है, जो डीप तक लूप ऑफ हेनले अंदर गया हुआ है, वो है वो जो है वो हम कह रहे हैं कि वो नेफ्रॉन जो डीप स्टेट नेफ्रॉन है वो, जबकि जो पेरीफेरी पर है गया वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ठीक है, देख रहे हैं आप पे। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलर जो डीप गया होता है, हम उसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जो मेडुला तक गया होता है लूप ऑफ हेनले डीप उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और जिसका लूप ऑफ हेनले जो है वो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होता है, मेडुला के अपर पोर्शन होता है, अंदर इंटर नहीं कर पाता, उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए आप, है ना, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन देख रहे हैं आपकी जो है, और ये आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन देख रहे हैं। दोनों नेफ्रॉन को गौर से देखिए, आपके समझ लीजिए अपना, गौर से देखिए। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो है मेडुला वाले हिस्से में नहीं जा पा रहा है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वो बाकायदा मेडुला वाले हिस्से के अंदर जा रहा है वो। ठीक है ना बेटा? क्लियर? ठीक, फिर इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग and runs deep into the medulla. These nephrons are called the juxtamedullary nephron. Very very IMP. ठीक है, इन्हें हम juxtamedullary nephron कहते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा? ठीक, फिर मैंने कहा आपसे कि इफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब एक तो आर्टरी जो अंदर आया था सप्लाई, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आने वाला, ग्लोमुलस, देन इफरेंट बाहर निकलने वाला, एग्जिट, है ना बेटा के। तो इफरेंट आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस से निकलता है, वो आगे जाके फाइन कैपिलरी नेटवर्क आता है, एक बारीक कैपिलरी का नेटवर्क आता है, इसको बोलते हैं हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। देखा था अभी इमेज में हमने। ठीक है, और इसमें इसकी एक वेसल जो होती है नेटवर्क की, वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव करती है। जैसे लूप ऑफ हेनले यू शेप का होता है, वैसे वो पैरेलल रन करती है, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। तो वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो है चलने वाली क्या होती है, एक आर्टरी की एक वेसल होती है। ठीक है ना? ठीक है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन के। ठीक है, वासा रेक्टा जो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या तो एब्सेंट होती है या छोटी होती है काफी। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में बैठ गया है। और जो कैपिलरी जो है वो देखिए आप, इसके पैरेलल जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जा रही हैं जो, वो क्या, उन्हें हम बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं। उस वेसल को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। दिस इज नोन एज द वासा रेक्टा, इसे हम वासा रेक्टा बोलेंगे हम। ठीक है, क्लियर? देखिए आप ना, ध्यान से देखिए, आपको ये वासा रेक्टा दिखाई दे रही है यहां पे। ठीक है बेटा? क्लियर? ठीक, चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा किडनी कैसी होती है। ठीक है ना? अब आंखें बंद करके रिकॉल करते हैं बुराट के, कैसे रिकॉल करते हैं? रीनल कैप्सूल एक पूरा का पूरा कवर है किडनी का। अरे आंखें तो बंद कर लो, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए मैं खोल लिया आगे, तुम आंखें बंद करो। ठीक है, नहीं मानेंगे? अरे मान लो मेरी बात, मैं कह रहा हूं, आपको याद हो जाएगा बेटा के। सबसे बाहर रीनल कैप्सूल है। ठीक है, फिर क्या है उसके अंदर? हमने कहा रीनल कॉर्टेक्स है,
फिर रिनल मेडुला है जो कि कॉनिकल शेप का दिखाई पड़ रहा है, क्या हमको कॉन के समान दिखाई पड़ रहा है, पिरामिड के समान दिखाई पड़ रहा है, हमने क्या बोला, मेडुलरी पिरामिड वाला। कॉर्टेक्स का हिस्सा जो मेडुलरी पिरामिड के बीच तक अंदर गया हुआ है वो रिनल कॉलम ऑफ वर्टीन है। क्लियर। फिर जो मेडुलरी पिरामिड है उससे जो है एक सप्लाई नीचे की तरफ खुल रही है, माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स से जुड़ने पर मेजर कैलिक्स बन रहा है, देन रिनल पेल्विस बन रहा है, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा मेजर कैलिक्स बना, देन रिनल पेल्विस बन रहा है। ठीक है, जो कहां से हमने कहा, जो वास्तव में कहां पे यूरेटरस से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या देखा हमने कि जो किडनी है उसमें एक एंट्री पॉइंट है, जहां से आर्टरी अंदर इंटर कर रही है, वीन्स अंदर बाहर निकल रही है, यूरेटर बाहर निकल रहा है, नर्व सप्लाई हो रही है, वो क्या है, वो है हाइलम। के फिर हमने क्या देखा, फिर हमने जो है मेडुला के कॉर्टेक्स वाले और मेडुला को अंदर झांक के देखा, हमें क्या दिखाई पड़ा, हमें जो है वो एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, बोमन कैप्सूल का। हमने उसके अंदर एक एफरेंट एट्रियोल आया, उसने टफ्ट बनाया, ग्लोमुलस दिखाई पड़ा, टफ्ट से फिर एक एट्रियोल बाहर निकल गया, इफरेंट एट्रियोल था उठ के, फिर जो कप जैसा स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोला, बोमन कैप्सूल बोला, ग्लोमुलस था, दोनों के मिला के हमने मेल्पिजियन कैप्सूल बोला उसको हमने। ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, उसको उस कप जैसे स्ट्रक्चर से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, पास वाला मोड़ा तुला ट्यूबुल जुड़ा हुआ था। ठीक है। फिर वो आगे जाके क्या बन गया, लूप ऑफ हेनले बन गया। ठीक है। फिर आगे लूप ऑफ हेनले जो है नीचे आया, पहले डिसेंडिंग देन असेंडिंग, आगे जाके क्या बन गया, वो डीसीटी से जुड़ गया के डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल बन गया। डीसीटी कहां जाके जुड़ गया, आगे जाके वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके जुड़ गया वो। ठीक है ना, है ना। फिर जो इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकला था उसने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाया, और एक कैपिलरी रन चल कर रही साथ में लूप ऑफ हेनले के, वासा रेक्टा बोला। सब तो याद हो गया यार। आप बताओ मेरे को क्या कठिन है इसमें, सब याद हुआ कि नहीं हुआ, एवरीथिंग आप सब समझ गए। आप ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करना है हमको, हमें कम से कम जो लेवलिंग है उसको 2-3 बार रिकॉल करना है। जो मैंने बताया आंखें बंद करके 2-3 बार रिकॉल कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, और अपने सपने के लिए रोज आगे बढ़िए। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिए लेक्चर के बाद अब बारी है एमसीक्यू की। अब हम मिलके के टीम बना के हम जो है एमसीक्यू लगाते हैं। हालांकि वो जो है मैं मेंटी पेंटी क्या होता है, मेंटी सेंटी, वो सब मैं यूज नहीं करता हूं। ठीक है, तो क्योंकि लाइव क्लास नहीं लेते हैं बेटा, कि हम शेड्यूल्ड क्लास लेते हैं। उसके पीछे कारण ये, बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने गौर किया, अभी मैंने बीच में कुछ लाइव सेशंस लिए, मैंने देखा क्या कि ह्यूज लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस है। वो मेरे लिए, मेरे YouTube चैनल के लिए लाइव क्लास लेना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें व्यू ज्यादा आते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है व्यू, तो फर्जी व्यू आते हैं उसमें। से 1000 बच्चा भी होगा तो 15,000 व्यू दिखाएगा वो, क्योंकि वो आपका कनेक्शन बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है उससे। तो वो लाइव सेशन जो होता है ना, वो बहुत फायदेमंद होता है एक क्रिएटर के लिए, कि मैं यदि एज ए क्रिएटर लाइव सेशन लूंगा ना तो मुझे बहुत फायदा होगा। मुझे यूट्यूब में एल्गोरिदम में मेरा चैनल भी ऊपर आएगा, मेरे को पॉपुलैरिटी मिलेगा, रिकमेंडेशन में पहले आऊंगा। लेकिन मेरे लिए तो ये चीजें बहुत सेकेंडरी है। मेरे लिए है कि मेरे बच्चों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा मैं सच बता रहा हूं आपको कि मैंने जो जिस तरह के चैट देखे, मैंने स्पैमर्स को देखा, मैंने लाइव चैट में आते हुए, तो मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। और कभी उसूलों से समझौता करना कभी जिंदगी में मुझे भाया नहीं है। तो मैं लाइव सेशन जरूर लूंगा, कब कुछ जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर। लेकिन मैं पढ़ाने के लिए मैं बोलता हूं शेड्यूल्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का विषय, ये मेरे करियर का विषय नहीं, ये आपके करियर का विषय। ठीक है, चलिए तो लेक्चर में के बाद अब हम जो है वो एमसीक्यू लगाते हैं बेटा, है ना। तो पहले आप लगाएंगे, पहले 10 सेकंड रुकूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पहले आप लगाएंगे। और सारे बच्चे देखो बेटा, कोई भी फिजियोलॉजी के लेक्चर के बाद जो एमसीक्यू लगवा रहा हो ना, कोई भी बच्चा जो है वो ये बताए बगैर नहीं जाएगा। समझ गए ना। जितने व्यू उतने कमेंट होना चाहिए कि भैया कि हाँ हमने सर इतने सही किए, इतने गलत किए इसमें। समझ गए ना। ठीक है, तो नहीं तो सामने मिलोगे तो पिटाई लगेगी। समझ गए ना। ठीक है, सर हमेशा पीटने की बात करते थे, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही करता हूं वर्कआउट वगैरह? हाँ, मिलोगे और नहीं पढ़ोगे ना तो पिटोगे, इसलिए पढ़ाई करा करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। बॉडी फ्लूइड्स ऑफ शार्क एंड कोलासेंथ आर, ये क्या होती है? ये बेटा ऐसी मछली जो है वो, याद है ना, ये वो मछलियां होती जो क्या होती, जो बेसिकली जो है वो पानी से निकल के कुछ समय मिट्टी पर रह सकती है। याद है? ठीक है, पढ़ा हुआ है के इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है आपके। तो बॉडी फ्लूइड्स ऑफ शार्क एंड कोलासेंथ आर स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ। अब क्या देखो, अब ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमारे टिंग गाया हुआ था। क्या पूछ लिया के, उसने पूछा है कि शार्क, उसने पूछा है, कहां गया भाई, आ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, पूछा उसने कि शार्क और कोलासेंथ का बॉडी फ्लूइड जो है वो
सी वाटर की तुलना में हाइपर ऑस्मोटिक होता है, मतलब इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या उसके अंदर ऐसा होता है, याद रखिएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहां पे निकल के सड़के नोट डाउन, कैसे नोट करने लड़के, देयर इज ए की पॉइंट ये है, यूरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यूरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन दी ऑस्मोलरिटी इनसाइड दी किडनी के, किडनी और जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वहां पर यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये जो यूरिया की जो बात यहां पर आई है ना बेटा, याद दिमाग में डाल लेना कि जब मैं आगे किडनी को और आगे बताऊंगा ना आपको, तो मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूरिया क्या रोल प्ले करता है आपके। तो यूरिया यूरिया तो कंफर्म हो गया, तो यूरिया जो है वो तो कंफर्म हो गया, ठीक है। ठीक, अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है, हाई लेवल ऑफ वाटर से इसको बाहर एलिमिनेट करते हैं। अमोनिया जो है वो ऑस्मो जो है वो चूंकि गैस के फॉर्म में होता है, सॉल्यूट के फॉर्म में काम नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर ज्यादा असर नहीं डालता है, तो ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर इज यूरिया एंड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिए। ये दीज आर द यूनिक केमिकल, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी केमिकल होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान बनते हैं बेटा। तो याद रखना बेटा, यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो होते हैं, दीज आर द केमिकल्स जो है शार्क की बॉडी में हाइपर ऑस्मोटिक जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज नोट कर लो इसको। ये जो एमसीक्यू लगवा रहा हूं ना, ये नॉर्मल, ये जो है आपके एग्जाम वाले एमसीक्यू हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यू आपको देखने मिलेंगे, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग एमसीक्यू देखने मिलेंगे बेटा, तो हम वो सॉल्व करते चल रहे हैं। तो लिख लो, बॉडी फ्लूइड, ये स्टेटमेंट नोट होना चाहिए, बॉडी फ्लूइड एंड ऑफ शार्क एंड कोलाकेंथ आर स्लाइडली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर, क्योंकि उनमें कुछ मात्रा में यूरिया और जो है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड उनके बॉडी में इकट्ठा होता है, जो उनको हाइपर ऑस्मोटिक पावर प्रोवाइड करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये आपको करना है बिल्कुल बेटा, आपको मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा इसमें आपको बैठ के। अभी आपको पहले आपको करना है, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन करो, चलो, है ना, स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो बेटा और सॉल्व करो फटाफट, ठीक है ना, सब एक्टिवली सॉल्व करना है। अभी लंबे लंबे लेक्चर तो सोने का नहीं अभी, ठीक है। चलो, अमोनोटैलिक मतलब जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की पहली कंडीशन क्या है, बताओ क्या है पहली कंडीशन? वेरी गुड, क्या बात है, सुन लिया यार मैंने, हाई लेवल ऑफ वाटर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? सिंपल सी बात है, जो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट क्या होंगे बेटा? अमोनोटैलिक होंगे, ठीक है। और चलो, तो मतलब ए का तो फर्स्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, ए का फर्स्ट क्लियर है, ठीक है, ए का फर्स्ट क्लियर है, ठीक है। ए का 4 नहीं हो सकता है, ए का सेकंड नहीं हो सकता है, तो मतलब आंसर जो है वो बी और 2 और 3 में से कोई। अब देखो भैया, ऐसा है कि ये होता है ट्रैप क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूं पहले मिला के पहले एक्सक्लूड कर दो, ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। अब यूरियोटैलिक मतलब जो यूरिया को रिलीज करते हैं, यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, तो यूरियोटैलिक क्या होगा बेटा? यूरियोटैलिक होगा मैमस, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एम्फीबिया, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। तो मतलब बी का क्या हो गया? बी का हो गया 4 और 5, बी का हो गया 4 और 5, बी का हो गया, ठीक है। और यूरिकोटैलिक क्या होगा? जो वर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, रेप्टाइल्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, तो सेकंड और थर्ड, तो आंसर आ गया इसका 3 इज द आंसर, आंसर इज सी, ठीक है। आप में से कितनों ने सही किया? फटाफट बताओ, आप में से कितनों ने सही किया बेटा? अरे मानकर चलो यार लाइव सेशन, इसको तुम्हारा बस तुमको चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इतनी सी बात है ना, तुमको सिंपल कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, पर मानकर चलो इसको, है ना। तो क्या आंसर है इसका? 3 आंसर आया। जितने बच्चे सही किए उनके लिए, ठीक है, ताली बजा रहे, और क्या है भाई कि आप अच्छा किए। अभी वक्त आ गया है, फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो फिर थाली और ताली तो बजाते थे हम लोग, तो अभी और बजा दी, आपके लिए बजा दी इस बार, बनने वाले डॉक्टर्स के लिए बजा दी इस बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन इज, के क्रस्टेशियन से प्रॉन है, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? बताइए। के अब आपको, अब यहां पे क्या है, अब देखो ये मैं क्लियर कर दूं आपके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिलोंग्स टू टू चैप्टर के, ये एनिमल किंगडम से भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी बोल सकते हो। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो मल्टी चैप्टर को कवर करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, बताओ क्या आंसर इसका? झट से केवल ग्रीन ग्लैंड आंसर लगाए तो पिटाई लगेगी, ठीक है। इसका आंसर 1 और 2 बोथ है इसका, एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, तो आंसर इज
बोथ 1 एंड 2, आंसर इज बोथ 1 एंड 2। क्लियर? ठीक है बेटा, आंसर इसका 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। टू एग्जाम्पल इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड के, आपको बताना है इनमें से दो कौन से ऐसा एग्जांपल है, कौन से ऑप्शन में ऐसे दो एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें कि यूरिक एसिड मतलब जो कि बेसिकली यूरिकोटैलिक एनिमल को पहचानना है आपको। बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, जला फटाफट दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा इसका। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं क्लियर कर दूं आपको, जितने क्वेश्चन में आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको लगवाऊंगा वे सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और आपको बेटा अच्छा लगता है, यदि आपको अच्छा लगता है ना तो जरूर बताना कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने में आपको इससे हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे। तो देखो बेटा, मैं जो भी काम कर रहा हूं ना वो आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसको यदि हम जो है वो मैं मेहनत जो है वो एमसीक्यू पे करो तो ज्यादा मजा आएगा हमको, उससे हम ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे हम, ठीक है। तो मुझे जरूर बताइएगा बेटा कमेंट में कि आप आप कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। अभी आंसर बताओ, पहले कहां बातों में लगा लिया मिनट का, आंसर बताओ, क्या आंसर इसका। यस, वर्ड्स एंड लिजार्ड्स, क्योंकि बेटा ये हैं पक्षी, ये वर्ड्स है एंड लिजार्ड रेप्टाइल्स है, एवीज के, एवीज एंड रेप्टाइल्स, क्या इनमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो इनमें एक्सक्रीटेड होता है, क्या, ठीक है ना बेटा। फ्रॉग में क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, मैमल्स में यूरिया हो जाएगा। कार्टिलेजिनस, याद रखिएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, इनमें भी जो है वो आपका क्या होता है, इसमें यूरिया होता है। जबकि बोनी फिशेस में क्या होता है, अमोनिया रिलीज होता है। याद रखिएगा, ये एनिमल किंगडम में बात किया था हमने, ठीक है। फिर तो इसका आंसर क्या है बेटा, यहां पे आंसर इसका आया वर्ड्स एंड लिजार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरिको, अब देखो आज बेटा हम बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं कि यूरिकोटैलिक बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटैलिक, कौन से यूरिकोटैलिक है, फटाफट बताइए यूरिकोटैलिक कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताओ कौन से यूरिकोटैलिक हैं। यस, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन करता है, आपसे बार बार घुमा घुमा के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है। आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया बेटा लिजार्ड एंड क्रो, रेप्टाइल्स एंड एवीज। क्लियर? देखो ना, बाकी तो आंसर होगा ही नहीं बेटा, है ना, ठीक है। ये बोनी फिश है, अमोनिया, ये यूरिया, ठीक है, ठीक है, यूरिया यूरिया, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, तो ये क्या हो गया। अगला क्वेश्चन, बोनी, अरे यार आ गया क्वेश्चन, मैं तो तेजी से बताया जा रहा था इसको, कि क्वेश्चन ही सामने आ गया कि बोनी फिशेज आती, याद रखिए बोनी फिशेज क्या होती है बताइए बेटा। अभी मैंने बताया बोनी फिशेज जो होती है मछलियों में, याद रखना बोनी फिशेज होती हैं अमोनोटैलिक और जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं यूरिटल। तभी तो शार्क के अंदर यूरिया इकट्ठा था, याद है ना, पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो याद रखें, तो बेटा क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश होती है यूरियोटैलिक, ये याद रखना, मछलियां समझ के नहीं तो आप अमोनिया लगाओगे गलती हो जाएगी, कि बोनी फिश का आंसर अलग होगा, कार्टिलेजिनस फिश का आंसर अलग होगा, बोनी फिश का आंसर होगा अमोनोटैलिक और कार्टिलेजिनस फिश का होगा बेटा यूरियोटैलिक, ठीक है। फिर चलो, अब ये आपको पूरी तरीके से आपको बताना बेटा के सही है या गलत है, देखते हैं कौन बताता है बच्चा, कौन सॉल्व करता है सही सही। ठीक है, देखो, फ्लेम सेल्स, फेवरेट क्वेश्चन, एनिमल किंगडम, किसका एक्सक्रीटेड है, फ्लैट वर्म का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम खुश हो गए हम, सही कहा गया, मालूम है हमको, के ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियन, ये भी एकदम सही है, इसमें भी हम खुश हो गए, ठीक है। अब तीसरे वाले में उलझ गए, एक तो आपने इतना डिटेल बताया नहीं, ऊपर से क्या पूछ रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कॉलम ऑफ वर्टिन, किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें, कॉलम ऑफ वर्टिन क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स जो है मेडुला के अंदर थोड़ा धसा होता है, यानी क्या होता है किडनी में कि जो मेडुला होता है, मेडुला में कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा अंदर के धसा होता है, उसे कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, वर्टिनीस कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये पेल्विस का प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स का प्रोडक्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है ना। आंसर इसका आ गया ए एंड बी, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT का क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, प्लीज ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, तो मतलब अब जो है वो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि कॉलम ऑफ वर्टिन जो है रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन होता है जो मेडुला की तरफ होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, अब ये आपका वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? आपका वाला क्वेश्चन बताओ, उसको सॉल्व करो, बताओ। पहले तो नंबर 1 कभी गलती मत करना, सही और गलत, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है? एग्जाम में ये सिली मिस्टेक होती है बेटा, ठीक है, इसलिए गलती मत करना, ठीक है? बताओ क्या आंसर होगा? पढ़ते चलो, पढ़ते हैं ना, साथ मिलके करें इसको। एनिमल्स प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड वाटर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के। अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, CO2 बनता है, वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाला देखते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेज लाइक आयंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर आर रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। कुछ टोटली रिमूव करते हैं, कुछ पार्शियली रिमूव करते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ द मैमल्स, ये भी सही है, ठीक है। किडनी प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया डायरेक्टली, ये एकदम गलत है। किडनी अमोनिया को सीधा, किडनी सीधा अमोनिया को बाहर नहीं कर सकती है, पहले अमोनिया को लिवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट होना होता है, यानी अमोनिया का लिवर के अंदर जो है वो यूरिया में कन्वर्जन होता है बेटा, और उसके बाद यूरिया को, यानी किडनी जो है वो उसकी इफिकेसी होती है, इफिशिएंसी जो होती है केवल यूरिया को बाहर करने के लिए होती है, वो अमोनिया से डील नहीं करती है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना? दिस इज very important question and this question is from the एम्स। पहले एम्स होता था ना, तो वहां से लिया गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? और ऐसे कैसा सीधा का सीधा क्वेश्चन ये PMT में बेटा, और जो है अपना नीट के अंदर ये आ सकता है, ठीक है, ठीक। और हम एक काम और करेंगे बेटा, जब हम जो MCQ वाला हिस्सा जो जोड़ेंगे ना हम फिजियोलॉजी के लेक्चर में, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसमें हम जो है ना अपना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो वो भी हम उसमें ऐड लगेगा, रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐड करेंगे उसमें, ठीक है? समझा दूंगा आपके। कुछ यदि समझ में नहीं आता है आपको तो वो भी बता दिया करो, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ के, यानी बताइए आप कि जहरीलेपन का सही क्रम क्या होगा, बताओ। टॉक्सिसिटी का, विषाक्तता का सही क्रम क्या होगा? सबसे अधिक टॉक्सिक होता है अमोनिया, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर, तो ये सबसे नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। नंबर 2 पे होता है यूरिया, जिसके लिए आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर में निकलता है यूरिक एसिड, क्योंकि ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो आंसर A, B, C के आंसर इज, ठीक है? देख लेना बढ़ते हुए घटते हुए का साइन, कई बार साइन में ही गलती आती है क्या? तो A इज दी करेक्ट, फर्स्ट A इज दी राइट आंसर, 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा स्क्रीन पर के, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आप गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए, के सही नहीं पूछा बेटा, गलत पूछा है, गलती मत करना, के अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है ये, अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, के अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सीधा डिफ्यूज होकर बाहर निकलती है गिल्स के थ्रू, ये भी सही है, के अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज अमोनियम, अभी हाल बोला कि डिफ्यूजन था, अमोनियम आयन के रूप में बाहर ये नहीं निकलती, अमोनिया गैस है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है, और ये तेजी से जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है, कोई अलग से मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर मिल गया हमको। अमोनिया इज मेजर एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड माइनर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि समुद्री जंतु जो भी एक्वाटिक एनिमल बड़ी संख्या में है, और एक्वाटिक एनिमल में जो है सब जो है अमोनिया सबसे बड़ा, ओवरऑल देखेंगे आप तो एक्वाटिक एनिमल को हम काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया को ही जो है बाद में जो है वो कुछ जैसे मेंबर्स से क्या होता है हम इसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो अमोनिया होता है, राइट है, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसका नंबर 3 इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना बेटा, क्लियर? हाँ, करेक्ट। चलिए, तो ये हमने देखे बेटा 10 क्वेश्चन हमने यहां पर हमने देखे आज हमने इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम जो है वो, क्योंकि देखो अभी जो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें MCQ लगा लेंगे हम, तो आपको जो MCQ देखकर जो होता ना कि भाई एग्जाम के MCQ, तो वो मैं लेक्चर के साथ कवर करा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है? ऐसे पढ़े हम, आप मुझे जो है वो बता देना बेटा कि ना क्या करना चाहिए हमको, तो हम वैसे करेंगे, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं MCQ, ठीक है? मुझे बेटा रिजल्ट चाहिए, तब आई वॉन्ट AIR 1, मुझे जो है वो इस बार किसी को मेगा प्राइज देने का है, ठीक है? आप सिलेक्ट होना चाहिए टॉप रैंक पे, बढ़िया, कहना है बायोमेंटर्स का नाम हर जगह होना चाहिए, हर टॉप के मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोमेंटर कमांड होना चाहिए, ठीक है बेटा? इसलिए मेहनत करना, जम करना। हमारे पास बेटा, हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ आप हैं, आपके सपने हैं,
और हमारे पास जो मंजिल आप देख रहे हैं वही हमको बस हमको कोई बहुत बड़ा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ नहीं सोचते हैं हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि मेरा कमांडो जो है वो टॉप रैंक पे आ जाए, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते हैं, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.